गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सब सही होगा और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और कंट्रोवर्सी का भी मजा ले रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि मतलब कौन है सही, खान सर या फिर रोशन सर? अरे भाई, इस पे इतना वीडियो बना डाला है, इतना वीडियो बना डाला है, क्या ही बताऊं भाई। जो नया नया यूट्यूब चैनल है उसका भी व्यूज पूरा आ रहा है भाई। तो कुछ लोग तो भाई कंट्रोवर्सी के मजे ले रहा है। ये तो आदमी भाई प्रो है। ये आदमी इधर बेसिक लेवल के है ही नहीं। ये प्रो है भाई। गजब है यार। किसी की जल रही है, किसी ने मजे ताप रहे हैं यार। वो होता है ना किसी का, वो एक कहावत है ना गांव में कि आग आग किसी का घर जल रहा है, कोई आग सेक रहा है। हाँ, तो वो वाली बात है भाई, मजे तो ले रहे हैं। मैं तो कहता हूँ यार, ये सही है, पूरा दिन पढ़ के 1 घंटा मजे ले रहा है यार। ये भी सही है यार। सबका अपना अपना फिलोसफी होता है कि भाई हम मजे ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, फिर मजे को भी जस्टिफाई करता है कि अच्छा चल भाई इसलिए मजे ले रहे हैं। कोई तो कहता है कि भाई नहीं यार, मजे नहीं लेना चाहिए, मैं तो गिल्ट में चला गया। ये वाली बात भी होती है। चलो भाई, अपना फिलोसफी अपने पास, अपने पास अपना फिलोसफी अपना होता है, ये कहने का मतलब है। सबका फिलोसफी सबका ऐसा ही है। तो सारा फिलोसफी झाड़ने के बाद अपना लोग फिर से चालू करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हम लोग 4 चैप्टर कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज 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 आप जाइए और वहाँ वीडियो देखिए। जितना मैंने रिवीजन के तरीके से कराया है, क्योंकि आपको पता है जीएस सिर्फ रिवीजन का गेम है, तो जितना आप रिवाइज कीजिएगा उतना आपके पास रिटेन रहेगा नॉलेज, और आप एग्जाम में उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। आपसे एक और हम आपसे एक और वादा तोड़ दिए, वो था कि हम आज से वो लाएंगे करंट अफेयर्स पर। अभी नहीं ला पाए, थोड़ा सा इशू है, कोई नहीं, हम ला लेंगे, जल्दी ही लाएंगे, और जब लाएंगे तो आपको पहले हम बता देंगे कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, और आप आ जाइएगा उस टाइम पे। कोई नहीं, अब चालू करते हैं प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल में क्या सब चीज़ है। प्रियम्बल में खास करके तो क्वेश्चन अगर अच्छा एडवांस लेवल का अगर वो पूछ रहा है अच्छा क्वेश्चन, तो वो पूछेगा केस से रिलेटेड कि कौन सा केस में क्या कहा गया है प्रियम्बल के बारे में। और फिर बेसिक क्वेश्चन अगर पूछेगा किसने क्या कहा प्रियम्बल को, ये भी पूछता है। और फिर अगर और का क्वेश्चन बात करें तो इसमें पूछ देता है कि कितने तरह के फंस कितने तरह के स्वतंत्रता है, कितने तरह का डेमोक्रेटिक फंक्शंस है, कितने तरह का आज़ादी दिया गया है, कितने तरह का लिबर्टी दिया गया है, मतलब सब आज़ादी का ही बोला है मैंने। कितने तरह का जस्टिस है, इक्वलिटी कितने तरह का है, तो ये सब चीज़ें भी पूछ सकता है। याद रखिएगा, इसके बाद एक चैप्टर हम और करेंगे जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक होगा, और वो हमारा यूनियन टेरिटरी एंड द स्टेट होगा, जो पहला भाग 1 का पार्ट है। तो चालू करें बिना देरी के। सबसे पहले तो हम लोग यही पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ लेते हैं क्योंकि जरूरी है प्रियम्बल पढ़ना और याद भी रखना। प्रियम्बल याद रखिए आप लोग भी। कौन सा कलर पसंद है आपको, जो अच्छा दिखे? ये सही है ना? हाँ, थोड़ा सा डार्क भी है और अच्छा भी है। तो प्रियम्बल क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved the constitute इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic and secure ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। देखिए यहाँ पे एक अलग हो गया, फिर यहाँ से जस्टिस का यहाँ आ जाएगा, लिबर्टी का यहाँ आ जाएगा, इक्वलिटी का यहाँ आ जाएगा, फेटर्निटी का यहाँ आ जाएगा। ये 1 2 3 4 लाइन जो बोले, ये 4 लाइन अलग है। बाकी का ये थोड़ा सा, ये जो होता है बिल्डअप करने वाला कि हमारा संविधान का नेचर बताता है ये संविधान का नेचर बताता है, और बाकी का जो हम लोग का बताता है ये कि हमारा संविधान का कैसे क्या सब हमें मिला है, हमारे संविधान से क्या सब संविधान रिस्पॉन्सिबल है हमें देने के लिए, ये सब चीज बताता है। हमारा नेचर कैसा है, ये कि सॉवरेन है हमारा कंट्री, इसी के लिए तो हम लड़ाई लड़ रहे थे। सोशलिस्ट है, सेकुलर है, और डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और ये लाइन में याद रहना चाहिए आपको। पहले हम याद करा देंगे। पहले तो याद रखिए डीआर, डॉक्टर याद रखिए, डीआर करके। बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, इसलिए हम जिसको बेसिक्स आ रहे हैं वो बढ़ा लीजिए वीडियो। डॉक्टर आ रहे हैं तो डीआर डॉक्टर करके। और ट्रिपल एस पहले आता है, ट्रिपल एस में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या लड़ रहे थे, सोशलिस्ट के लिए लड़ रहे थे कि सोवरेन के लिए लड़ रहे थे? क्या हम ये चाह रहे थे कि हमारा देश सोशलिस्ट बने, या सोशलिस्ट बने या फिर पूंजीवादी बने, इसके लिए लड़ रहे थे, या फिर सोवरेन के लिए लड़ रहे थे? सबसे पहले हम सोवरेन के लिए लड़ रहे। याद रहेगा आपको कि 1900 सॉवरेनिटी का मांग हम लोग 1934 से ही कर रहे थे। कैबिनेट मिशन मतलब कैबिनेट हम लोग का एक संविधान सभा हो जिसमें, और हम लोग सॉवरेन कंट्री का मांग कर रहे थे। हालांकि वो हमें डोमिनियन स्टेट्स का दे रहा था दर्जा 40 में, जब अगस्त ऑफर आया था। और वो मतलब अंग्रेज, आप समझ रहे होंगे इतनी बात। तो मैं थोड़ा रोहित शर्मा वाला भाषा बोलता हूँ, तो हम शायद समझ रहे होंगे, मुझे लग रहा है। सॉवरेन मतलब
कि हमारा एक डिफिनिट टेरिटरी हो और हम अपना डिसीजन खुद से ले सके, ये सब बातें। और सोशलिस्ट मतलब ये सब का मतलब नीचे दिया गया है, हम पढ़ा देंगे। और सोशलिस्ट का मतलब ये है, तो हम इसके लिए पहले लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये पहले आएगा। फिर हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? सेकुलर की लड़ाई लड़ेंगे या फिर सोशलिस्ट की लड़ाई? क्या हम ये चाहेंगे कि समाज में सबको अधिकार अच्छा मिले, सब सब जो है अच्छा फले फूले, ये मतलब बात है, और यहाँ सेकुलर है, या हम धर्म के लिए लड़ाई करेंगे पहले? तो पहले अच्छी बात है कि हम पहले सोशलिस्ट बने, फिर सेकुलर बने, ये वाला बात है, पहले सोशलिस्ट फिर सेकुलर। तीनों एस क्लियर हो गया। यहाँ डॉक्टर करके याद रखना, डेमोक्रेटिक फिर रिपब्लिक। ऐसे भी याद नहीं होता है डॉक्टर, तो आप ट्रिक से नहीं होता आपको, ऐसे याद रख लिए, डेमो मतलब जनता, पहले जनता आएगा, फिर रिपब्लिक आएगा, मतलब हेड ऑफ द स्टेट चुना हुआ, ये वाला आएगा। जस्टिस कितने प्रकार का होता है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होता है। लिबर्टी कितने प्रकार का? जस्टिस मतलब सामाजिक तरीके से, आर्थिक तरीके से और पॉलिटिकल, तीनों तरीके से हमको आजादी चाहिए, ये वाला। पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट दिलाता है, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी दिलाता है। अब बस याद रखते जाइए और सुनते जाइए चीजों को। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी पांच तरह का होता है, ये तीन तरीके का होता है। ये थोड़ा कलर awkward लग रहा है अब, कुछ ज्यादा गाढ़ा हो गया। अरे भाई, ये तो नहीं है लेना था। चलो ठीक है। हाँ, तो लिबर्टी कितने पांच प्रकार का हो गया, जैसे कि थाउट, एक्सप्रेसिंग बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्विलिटी कितने प्रकार का होता है? इक्विलिटी स्टेट्स, इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। स्टेटस क्या है आपका, इसका इक्विलिटी रहेगा, और अपॉर्चुनिटी में इक्विलिटी रहेगा। अपॉर्चुनिटी का इक्विलिटी आर्टिकल 16 दिलाता है कि अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे इक्विलिटी रहेगा। हालांकि वो अलग बात है कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी चलता है। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस सबका समान रहेगा, कि जाति वाति के आधार पर आप पे भेदभाव नहीं करेगा। ये 15 में दिया गया है। दो चीज समझ गए? 15 मतलब आर्टिकल का बोल रहा हूँ मैं। फेटर्निटी क्या है? फेटर्निटी तो एश्योर द डिग्निटी एंड द इंडिविजुअल ऑफ द एनएमटी। बाद में बाय एम कर रहा था मैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि हम बाद में होता है, यहाँ लास्ट में ये लिखा गया कि कब संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमने लागू किया संविधान को, इनेक्ट, जिसको बोलते हैं इनेक्ट करना। और फिर इन्फोर्स अगर पूछ दे तो वो 26 जनवरी 1950 को। इनेक्ट पूछे तो ये होता है। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है, तो कैसे हमारा ये प्रियम्बल रिजॉल्व हुआ और कैसे आया। तो प्रियम्बल से पहले, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये लाया था 9 तारीख को, हाँ 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को लाया था। फिर 9 तारीख को ये लाया, 9 दो 11, 11 तारीख को इसको, 9 को लाया था कि 11 को लाया था? 11 तारीख को इसको अडॉप्ट कर लिया गया, ये रिजोल्यूशन को। नहीं, 9 को याद रखिए आप, लाया था, बाकी चीजें हाँ एडॉप्ट बहुत बाद में किया गया था उसको। वो नीचे दिया गया, 1947 में अडॉप्ट किया गया था इसको। चलिए, कॉफी भी खत्म हो गया, अब पढ़ते हैं ठीक से। क्वेश्चन, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, इनेक्टेड इट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर ऑलरेडी इनेक्टेड, इंश्योर इट्स कन्फर्मिटी एंड कंसर्ट। बाद का जो जो भी संविधान बना ना, तो वो जो था प्रियम्बल के कॉन्फर्मेटी और कोहेरेंस के साथ बना था। ये नहीं कि हम पहले एसेंस रख दिए कि हमारा संविधान ऐसे बनेगा, प्रियम्बल करके, प्रियम्बल नहीं मतलब ये रेजोल्यूशन करके, तो ऐसे बनेगा संविधान, और उसी के अनुसार हम दिमाग में रखते हुए संविधान को बनाए थे, ये कह रहा है। एक ही बार इसमें अमेंडेड हुआ है, और वो 1942 में हुआ था। आपको पता है कि सिस करके वो जोड़ा गया था। आपको पता है कैसे बताए थे हम, सिस कैसे याद रखना है। ग्रैंड एंड नोवेल विजन जो है, इट कंटेन्स द ग्रैंड एंड नोवेल विजन देता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को। ये रिफ्लेक्ट हुआ था कब? ड्रीम्स, माइंड एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं का दिमाग कैसे चल रहा था, या फिर वो कैसा सोच रहे थे हमारे संविधान का। तो ये है एक ग्रैंड एंड नोवेल विजन देता है उसका, ये समझ में। तो लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन है कि ये सबसे पहले तो ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, और नॉन इन्फोर्सिएबल होता है, इसको लागू नहीं किया जाता है। ना ही जस्ट नॉन जस्टिसिएबल, नो गवर्नमेंट पावर, इसके पास कोई गवर्नमेंट पावर नहीं होता है। ना ही इसके पास कोई अथॉरिटी है, कोई भी अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, कोई भी। और कोई भी कानून को ये ओवरराइड नहीं कर सकता। ये भी है कि जैसे डीपीएसपी के ऊपर आ गया या फंडामेंटल राइट के ऊपर आ गया, तो आप बताओगे कि भाई मेरा स्वतंत्रता का अधिकार छीना जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको तुरंत फंडामेंटल राइट दिखा देगा कि भाई फंडामेंटल राइट देख, यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? आप मुझे बताओगे, ये वाला यहाँ पे है। तो आपको फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं करना होता है, डीपीएसपी को ओवरराइड नहीं करना होता है, इसका मतलब ये है।
अब है तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता है कब से हम मनाना चालू किए हैं। तो हम 2015 से इसको मनाना चालू किए हैं और 19 नवंबर को पहली बार ये नोटिफिकेशन आया था शायद, हाँ, नोटिफिकेशन ही आया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से। उसके बाद हम 26 नवंबर 2015 से इसको हम मनाना चालू कर दिए। और इसका पर्पस तो क्या है, या फिर जो संविधान हम अडॉप्ट किए थे उसका उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं 26 नवंबर को। और यहाँ कह रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियमल, प्रियमल का कंपोनेंट क्या है, ऑथोरिटी कहाँ, सोर्स कहाँ से आता है, पावर का सोर्स इसको पीपल ऑफ इंडिया से। नेचर कैसा है इसका, ये ऊपर वाला नेचर बता रहा था, ऊपर वाला जो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो बता रहा था वो नीचे वाला था, ऑब्जेक्टिव हमको क्या प्राप्त करना है, जस्टिस प्राप्त करना, लिबर्टी। जस्टिस क्या तरीके से बताइए, अब लिबर्टी क्या तरीके से था ये भी बताइए। जस्टिस था आपका तीन तरीके से, सोशल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और लिबर्टी क्या तरीके से, पांच तरीके से था। कौन सब था, थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड ओवरशिप, ये वाला था। और फिर पांच हो गया, फिर फेटर्निटी और इक्वलिटी, ये सब प्राप्त करना था हमको। इक्वलिटी दो तरीके से था, दो तरीके से था, इसे लिखा जाता है। मैं तो लूंगा ये वाला, चलो भाई तुम कुछ भी बोलो। एडॉप्ट, एडॉप्शन जो था, डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ था। फिलोसफी जो कैसा, किस फिलोसफी पे ये बेस्ड है, तो ऐसा माना जाता है। हालांकि ये सब चीज लिखा कहीं नहीं गया, बस एसेंस से निकला है कि हाँ भाई गांधी का आइडिया पे ये स्वराज का जो है ये ऐसा बना हुआ है, सेल्फ रिलायंस, जस्टिस, इंटॉलरेंस, इस पे। सिग्निफिकेंस, प्रियमल का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, हाँ ये चीज पूछता है बहुत सारा एग्जाम में, ए वन डे एग्जाम में बहुत सारा पूछता है। तो फिलोसफी सिग्निफिकेंस जो किसने क्या बोला था ये चीज, तो आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था, आइडेंटिटी कार्ड नाने पालकी वाला था, नाना पालकी वाला था। नाना पालकी वाला याद रखिए, एक जज था सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जज था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी इसने अब बढ़ चढ़ के भाग लिया था उस टाइम। और जब इमरजेंसी का टाइम था शायद उसी टाइम का ये है नाना पालकी वाला आइडेंटिटी कार्ड। सो ऐसे याद रखिए, कोई भी सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में ये जज थे, सुप्रीम कोर्ट में बिना आइडेंटिटी कार्ड के थोड़ी ना कोई जा सकता है भाई, ऐसे कोई थोड़ी घुस जाएगा। हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसने बना था, के एम मुंशी। आप मुंशी याद रखिए, मुंशी जी हॉरोस्कोप रखते हैं। मतलब क्या, हॉरोस्कोप का मतलब होता है दूर की चीजों को आसानी से समझ लेना कि क्या होने वाला है नियर भविष्य में। तो मुंशी जी एक तरह से बिजनेसमैन होते हैं। तो वो पहले समझ जाते हैं कि भाई किस चीज का दाम घट रहा है बढ़ रहा है, ऐसे याद हो जाएगा आपको बस। दिल पे नहीं लेना है, अगर कोई बुरा लगे या अच्छा लगे, ये सब चीजें। की नोट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अर्नेस्ट हैकल का है, वरना याद भी नहीं रहेगा कभी, क्योंकि बहुत चीजें हैं यार, कैसे कुछ तो निमोनिक्स बनाना पड़ेगा। की नोट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अर्नेस्ट बारकर होता है। शायद मैं इस चीज को बाहर ज्यादा बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं, कल से कम कर दूंगा। की नोट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नोट्स बनाना है, अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर एक एक फिलोसफर है, उसका है की नोट है, मतलब एक तरह से छोटा नोट है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रियम्बल ये कहना चाह रहा है। ये क्या था यार, मैं इतना घस देता हूँ ना। ये है गाइडिंग लाइट, गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ये जस्टिस सिकरी। अब यार केशवानंद भारती केस में एक सिकड़ी नाम से एक जस्टिस था जो काफी उस टाइम का वो केस देख रहे थे, तो इसने बोला था गाइडिंग लाइट है। मतलब अगर कोई केस में फंस जाता है कौन, क्योंकि क्यों बोला था आप देखिए, उससे पहले दो केस हुआ था। बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, और फिर मिनरवा मिल केस हुआ था। मिनरवा मिल ही था ना, नहीं मिनरवा मिल नहीं था, वो गोलकनाथ केस हुआ था। गोलकनाथ केस हुआ दो केस में। बेरूबारी केस में तो बोल दिया था सीधा कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें घुमा फिरा के ये बोला था कि ये एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पार्ट वार्ट नहीं है। इसमें तो सीधा नहीं बोला था, लेकिन बोला एसेंस एक तरह से है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बेरुबारी तो सीधा बोल दिया कि ये पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का और नॉट जस्टिसेबल है। तो इसमें इस चीज को और अमेंडेबल ये सब चीजें नहीं हो सकता, पार्टी नहीं तो अमेंडेबल कैसे होगा। सिकड़ी जो था वो केशवानंद भारती केस में बोला था कि ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसमें अमेंड भी हो सकता है। और फिर ये बोला कि लेकिन कोई भी चीज अगर इसमें चेंज करना है तो वो बेसिक राइट को बिना वायलेट करना। आप तो पता ही होगा केशव नंदन भारती इतना बार बोल दिए हैं कि बेसिक राइट्स, तो बेसिक राइट मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़छाड़ किए आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये वाला। तो इसने बोला था गाइडिंग लाइट है। क्यों बोलेगा गाइडिंग लाइट है भाई, क्योंकि ये तो एक तरीके से ये है कि अगर कोई मामले में फंस गए कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि कहीं अगर फंस गए फंडामेंटल राइट को पढ़ते हुए फंस गए, कि अगर फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए
कोई जस्टिस हमको दिलाना है, और कहीं पढ़ते हुए फंसने का ये मतलब है संविधान कानून के भाषा में, कि हम नहीं दे पा रहे हैं जस्टिस, कि सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए, लेकिन है ये बात भी है कि छोटे जाति को बराबर इक्वलिटी रूल ऑफ लॉ कर दे, या फिर इक्वल इक्वलिटी ऑफ लॉ कर दे, तो भाई छोटे जाति को हम कैसे ऊपर उठाएंगे? छोटा जाति का मतलब है मेरा जो गरीब है उसका बात कर रहा हूँ, जाति कोई छोटा नहीं होता है। तो हाँ, तो उसको कैसे उठाएंगे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो थोड़ा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ सब कुछ नहीं देना पड़ेगा हमको, यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको किसी को कम देना पड़ेगा, किसी को ज्यादा देना पड़ेगा। ये सब चीज में अगर कहीं हम फंस जाए, तो यहाँ हम गाइड लेंगे यहाँ से, प्रियम्बल से, कि भाई देखते हैं प्रियम्बल में क्या चीज दिया गया है। समझे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, कीवर्ड्स कुछ दिया गया है पूरा प्रियम्बल का, तो उसको हम देखेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया सीधा मतलब है कि हम जो पावर ले रहे हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो ये कह रहा है कि हम क्या करेंगे, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। नीचे वाला ऑब्जेक्टिव था, ऊपर वाला वो क्या था कि हमारा नेचर कैसा होगा संविधान का। ये जो हम कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ये हम कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब तो तुम पावर ले रहे हो। तो हाँ, तो पीपल ऑफ इंडिया पावर दे रहा है सबको, ये मतलब है। किसी को हायर अथॉरिटी ऐसा नहीं है उससे ऊपर। तो पीपल ऑफ इंडिया ही दे रहा है पावर। एम्फेसाइज करता है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी को, ये चीज याद रखिएगा। सोवरेनिटी क्या होता है? सोवरेनिटी आपको पता है कि एक इंटीग्रेटिव, मतलब सोवरेनिटी ये होता है कि कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं होगा किसी का, मतलब फ्री फ्रॉम डोमिनियन या फिर इंडिपेंडेंसी होगा, जिसमें कि फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा कोई स्टेट अपना डिसीजन लेने के लिए। इंडिपेंडेंस इन अफेयर क्या होता है? कोई भी स्टेट का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल अफेयर या फॉरेन टेरिटरी के मामले में जो भी ले रहा है, कि हम किसी को अपना टेरिटरी दे दे या फिर किसी से ले ले, तो अपना द्विपक्षीय मामला हो वो, और फिर इस चीज में इंडिपेंडेंस हो, कोई तीसरा देश हमको नहीं आके बोलेगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस हम अपना स्थापित कर सकते हैं अच्छा वाला, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में किसी का चले नहीं मेरे ऊपर, ये मतलब है। जैसे कि उस टाइम बोल रहा था कि कॉमनवेल्थ गेम का अगर प्राउंस के अंदर, क्योंकि एक कॉमनवेल्थ गेम ये होता है कि जिसमें ब्रिटेन ने जिस पर राज किया वही इसका मेंबर बन सकता है, तो एक तरह से ये माइंडसेट बन गया था लोगों का कि भाई इसका मतलब तो यही नहीं हुआ कि अभी भी जो वही लोग हैं इसके अंदर जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन आया था या फिर अधीन है, यही मतलब हुआ है। थोड़ा सा लगता है इस चीज को। तो पर बाद में ना इस चीज को ये किया, इस चीज पे ये क्लेरिफिकेशन दिया गया कि देखिए भाई, हम खुद से उसमें जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम अगर गुलाम रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम जुड़े ही। हम खुद से जुड़े हैं और खुद से निकल भी सकते हैं, तो इसका मतलब हम सॉवरेन हैं। हाँ, तो ये लॉजिक सही था उसका। यूएनओ में हम जा सकते हैं, निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई यूएनओ से हम नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वो मेरा सॉवरेनिटी है, वो मेरा अपना डिसीजन है, इंडिपेंडेंस डिसीजन है। तो समझ में आया? सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट एक तरीका से ये होता है कि इक्वल सबको मामला मिले, जैसे कि मतलब हम कैसे समझाना चाहूँ उसको, तो सोशलिस्ट, जैसे कि आप यूएसएसआर पढ़े होंगे, चाइना पढ़ेंगे, तो ये दोनों देश जो अपना सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिज्म के लिए जाना जाता है, जहाँ पे सारा पावर जो है, दो तरीके से सोशलिज्म बाद में बढ़ भी गया, क्योंकि चाइना चाइना के पास ऐसा पावर है, जैसे कि यूएसएसआर के पास पूरा ताकत जो है सरकार के पास था, सेंटर के पास था। और सारा जो बनता है, क्या कहते हैं, वो प्रोडक्शन होता था, उसका अधिकार सिर्फ सरकार बना सकता था, और लाइसेंस था बहुत सारा, और वो सभी सभी में इक्वली बांटता था, ये मतलब था सोशलिज्म इज। और लेकिन चाइना में आजकल तो ये मॉडर्न मॉडर्न सोशलिज्म चलता है यहाँ पे। यहाँ तक देखा, टाइप ऑफ दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चलता है और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म चलता है। जैसे यहाँ पे कम्युनिस्टिक चलता है, जब यहाँ पे चाइना में क्या चलता है? ये टोटल नेशनलिज्म एज प्रिवलेंट इन चाइना, सारा चीज को ये नेशनलाइज नहीं करता है, ये थोड़ा सा मतलब जो बचाता। और चाइना में देखिए कि दोनों चीज चलता है, ज्यादा है, अगर कोई कंपनी आगे निकल जाता है तो गायब ही जाता है। जैसे जैकमा आपको याद होगा, एक टाइम पे कितना ज्यादा निकल गया था वो आगे, लेकिन वो अब गायब ही हो गया, क्योंकि भाई वो ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई कंपनी हमसे। क्योंकि आप देखिए यूएसएस में, यूएसएन कितना बड़ा कंपनी है, इलोन मस्क का कंपनी, भाई स्पेस एक्सप्लोरेशन में कितना उसका आगे है, फिर कार बनाने में कितना आगे, पर कोई सरकार उस पर लिमिटेशन नहीं डाल रहा है। और अगर वो टैक्स दे रहा है, रूल्स फॉलो कर रहा है, तो भाई तुम कितना भी प्रोग्रेस करोगे वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो पूर्णतः पूंजीवादी देश है, वो पूर्णतः कैपिटलिस्ट कंट्री है। लेकिन यहाँ पे सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता है, आपको यहाँ पे मिला के चलना पड़ता है। आपको अगर ज्यादा धन है तो आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा, और फिर टैक्स तो वहां भी ज्यादा लगता है, परंतु यहाँ पे यह है कि सरकार का अधिकार हमेशा आप पे कुछ ना कुछ बना रहेगा, ये है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ पे चलता है, कहाँ पे? इंडिया में। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक। इंडियन अप्रोच क्या है? ब्लेंड्स
इंडियन अप्रोच क्या है सोशलिज्म की तरफ, कि ये मार्क्सिस्ट और गांधीयन की तरफ झुका हुआ है। जैसे किसके लिए, पॉवर्टी के लिए, या फिर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब होता है छोटे जाति को इग्नोरेंस नहीं हो, या पॉवर्टी दूर करने के लिए, या फिर डिजीज प्रिवेंशन, या फिर इनइक्वलिटी के लिए, ये सब चीज के लिए मार्क्सिज्म या फिर गांधीज्म का फॉलो करता है यहाँ इंडियन फिलोसफी, या फिर इंडियन सोशलिस्ट जो है। गांधी का फिलोसफी क्या था, मार्क्सिस्ट का, दोनों का था कि स्टेटलेस होना चाहिए। सेंट्रल बॉडी में ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए। एक तरीके से जैसे गांधी जी का विचार था ना कि स्टेटलेस होना चाहिए, और सारा पावर जो है नीचे लेवल के तबके से होना चाहिए, नीचे लेवल से ऊपर, ऐसे करके उसका पिरामिड था, तो ऊपर नीचे ज्यादा पावर हो, ऊपर कम हो, ऐसे करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो। मार्क्सिस्ट और ये गांधी का प्रिंसिपल है। मार्क्सिस्ट तो पूर्णतः ये जो है ऑप्रेसिव था और सर्विस, मध्यम वर्ग के लिए जब भी ये वर्गीय से आएगा ना, तो ये याद रखिएगा मार्क्सिस्ट का होगा वो, क्योंकि वर्गीय का मतलब होता है मध्यम वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहा था वो, जो कि मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग ज्यादा वहाँ चलता है, वहाँ का बहुत सारा बुक भी निकाला था उसने मजदूर वर्ग के लिए। और यहाँ पे गांधी जी जो थे ये मिनिमल स्टेट का करते थे, स्टेट हो लेकिन मिनिमल हो, ऐसा नहीं कि पूरा स्टेट ही नहीं हो। और ये फिर फोर्स, फिर ये फिर और क्या करते थे, नॉन वायलेंस का तो गांधी जी का तो हमेशा था, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा बिलीव करते थे ये। एडिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कब ये ऐड हुआ, ये प्रेमबल के बारे में बात कर रहा है। एडिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ये है। सोशलिस्ट नेचर इज, अच्छा सोशलिस्ट नेचर के बारे में बात कर रहा है कि सोशलिस्ट नेचर, सोशलिस्ट जो है, सोशलिज्म कब कॉन्स्टिट्यूशन में आया, तो ये याद रखिएगा कब ऐड हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये ऐड ही हुआ था, 42वां फिर 1976 में ऐड हुआ था। और इसमें जो है जीपीएसपी में भी ये आया था सोशलिज्म, कहाँ पे है ये, 38 वाला, जैसे कि कल्याण, राज का कल्याण हो, 38 में है। 39 में क्या है, 39 में ये है कि 39 में बहुत सारा आर्टिकल ए बी सी डी करके, जहाँ फ्री लीगल एड हो, 39 एम आता है, यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, यहाँ पे ये और ज्यादा है, यहाँ पे चिल्ड्रेन का वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं हो, चिल्ड्रेन का ध्यान रखा जाए, ये सब चीज 39 में आता है। 39 फ्री लीगल एड जैसे बताए थे। 41 में राइट टू वर्क है। 42 में है कि पार्टिस राइट राइट टू वर्क नहीं, 42 में यह है कि लिविंग वेजेस सही होना चाहिए। लिविंग वेजेस 43 में है, लिविंग वेजेस। उससे पहले है कि कंडीशन सही होना चाहिए, जहाँ कोई काम कर रहा है लिविंग कंडीशन सही होना चाहिए, और मेटरनिटी लीव मिलना चाहिए। 43 ए में है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर सही से होना चाहिए, मतलब अगर जो वही मजदूर काम कर रहा हो तो उसका पार्टिसिपेशन भी हो। 47 में यह है कि हम अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए काम करें, और इनटॉक्सिक टॉक्सिक पदार्थ जो भी है उसको हटाए यहाँ पे, ये करा है। सेकुलर क्या होता है, सेकुलर एक तरह से धर्म से रिलेटेड है, कि कोई भी आदमी अपना धर्म को लेकर के कानून, या फिर अपना धर्म को लेकर के वो स्वतंत्र है कि किस धर्म को वो माने, ये सब चीजें। हमारे देश में मतलब दो तरीके से सेकुलर होता है। एक तो नेगेटिव सेकुलर होता है, एक पॉजिटिव सेकुलर होता है। नेगेटिव सेकुलर हम लोग का नहीं चलता है। नेगेटिव सेकुलर वो चलता है जहाँ पे कोई धर्म, कोई स्टेट मानता ही नहीं है। आप सुने होंगे बहुत सारा खबर की फ्रांस में या फिर कोई और वेस्टर्न कंट्री में, जहाँ पे बुर्का पहनना पब्लिक प्लेस में मना होता है, क्योंकि भाई वहाँ पे धार्मिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। और वहाँ क्यों नहीं दिया जाता, कि उसका हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि हम लोग देते हैं इसलिए गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई वहाँ का जो है, एक टाइम पे एक अपना लोग कैसे आजाद हुए, अपना लोग का राजा रजवाड़ों का याद था, छोटा छोटा छोटा, बाद में हम पूरा इंडिया बने, ऐसे ही चला। लेकिन वहाँ था कि एक चर्च होता था, सबसे ऊपर चर्च होता, जो धार्मिक चर्च होता था, और वो अंधकार में रखता था, अंधकार युग समझे होंगे उस टाइम पे। जो चर्च का पूरा पावर होता था सब जनता पे, वो डरा के रखता था पूरा जनता को कि भाई ये मत करो, वो मत करो, बाइबल के अनुसार चलो, तुम ऐसे करोगे तो ये मतलब पाप लिखेगा, वो पाप लिखेगा, ऐसे करो, मतलब पूरा डरा के उसने रखा था। जब आदमी साइंटिफिक रिसर्च हुआ और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुए, तो बाद में पता चला लोग को, तो बहुत सारा लोग इवॉल्व हुए इनसे, और फिर बाहर जब निकले तो बहुत सारा फिलोसफर निकले और इस चीज को वो तोड़ने में कामयाब रहे। और फिर अंधकार युग से वैज्ञानिक युग आया, फिर औद्योगिक क्रांति आया, और वहीं पे औद्योगिक क्रांति से फिर डेमोक्रेटिक या फिर लिबरल कंट्री वो लोग बना, जिसके कारण सबसे पहले वो क्या करेगा अब बताओ तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो इसको मारेगा, चर्च वाला। तो उसने चर्च का पावर को वो सीज कर दिया, और सब कुछ डेमोक्रेटिक तरीके से करने लगा, कि हम भाई डेमोक्रेटिक हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से चलता है, समझे। तो ये होता है। तो
हम ऐसा नहीं पूरा ब्लेम कर सकते कि इंडिया जो है सेकुलर है, पॉजिटिव सेकुलर है। पॉजिटिव सेकुलर का मतलब पहले समझाते हैं। पॉजिटिव सेकुलर का ये मतलब होता है कि हम सब धर्म को इक्वल माने। जैसे कि आप देखे होंगे कोई नेता मंदिर भी जाता है, चर्च भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, हालांकि मस्जिद तो नहीं जाता है। आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ। तो वो, हाँ, वो वर्ड पॉलिटिक्स होता है, वो अलग बात है, तो रहने दीजिए उस चीज को। तो ये वाला बात है, लेकिन वहां का नेता ऐसा नहीं कर सकता। पब्लिकली वो नहीं जा सकता है चर्च में, पब्लिकली वो नहीं जा सकता है कोई मस्जिद में। वो होता है, ये चीज होता है। आप समझ गए नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है और कहाँ पे है। तो पॉजिटिव है तो है भाई, हाँ। इससे क्या होता है, हमारा इसेंस बना रहता है। अगर पॉजिटिव सेकुलर है, थोड़ा फिलोसफी हो रहा है मैं जान रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है ये चीज को। तो पॉजिटिव सेकुलर बना रहना चाहिए कोई भी देश के बीच में, कोई जनता के बीच में, क्योंकि आपको ये चीज बार बार याद दिला देता है आपका कर्मा। जैसे कि क्या लिखा है अपना सेकुलर में, या फिर अपना धर्म ग्रंथ आपका जो भी हो, कुरान हो या फिर बाइबिल हो या फिर मनुस्मृति, जो भी हो आपका, रामायण महाभारत। तो उसमें क्या लिखा है भाई, सब चीज अच्छा लिखा है उसमें, इसमें बुरा नहीं लिखा। जो आपको राह दिखाता है कभी कि भाई अगर बुरा पथ आ गया तो क्या करना है, ये सब। ऐसा नहीं है कि आप पूरा अंधा होकर फॉलो कर रहे हो इन सब चीजों का, कि पंडित बने घूम रहे हो। ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ, तो राह तो जरूर दिखाता है कि अगर आपका सही नहीं चल रहा है सब कुछ, तो वो सब चीजें। तो मैं समझा पा रहा हूँ शायद कि पॉजिटिव सेकुलर उतना खराब नहीं होता है, कि ये हमारा कल्चर को प्रिजर्व करके रखता है, पुरानी चीजों को प्रिजर्व करके रखता है। वही से उसी से तो हम बने हैं, उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे, और उसी का रेफरेंस लेकर के हम नया कल्चर मतलब कल्चर में इवॉल्वेशन कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आगे निकल सकते हैं। और ये जो मान लीजिए जिसने अपना कल्चर खो दिया, जिस कंट्री ने, वो कंट्री कहीं का नहीं रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता वो कल्चर को। इसलिए आप देखते हैं चाइना हो गया, जापान हो गया, ये अपना कल्चर को लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव रहता है, और कितना ज्यादा उसको बचाने के लिए काम करते रहता है। जापान को खुद देख लीजिए कि उसको लगता है कि अभी अभी का हाल ही का खबर एक सुने थे, एक मॉस्क वहां बन गया, और मॉस्क को लेकर इतना ज्यादा विवाद हो गया कि वो सरकारी जमीन में बन गया था। कि भाई जापान एक पूरा क्रिश्चियन कंट्री है, और क्रिश्चियन रहता है, और उसमें एक और जाति रहती है, वो दो दो जाति खास करके रहती है। तो खुद का कल्चर के लिए ज्यादा ये नहीं कह रहा कि मैं इंडिया में मुस्लिम भगा दो, हिंदू कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हम बराबर हैं, जो सबको बराबर, तो बराबर का अधिकार है, सीधी सी बात है। तो बात ध्यान में रखा, और किसी नेता के आज बात में तुम भाई गोली चला रहे हो, तुम डंडे लेके निकल पा रहे हो यार, ये सब गलत है यार। तुम खुद सोचो यार, तुम कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। समझ में आया। हाँ भाई, ऐसा हो तुमको लगेगा कि भाई कि मैं बहुत ज्यादा भाषण दे रहा हूँ, कुछ एलिमेंट तो गलत होते हैं, हिंदू में भी गलत होते हैं, मुस्लिम में भी गलत होते हैं कुछ एलिमेंट। तुम भाई उस एलिमेंट के लिए पूरा जाति को दोष दे दोगे, पूरा जाति के लिए तुम ऐसा आवाज निकाल दोगे भाई। अच्छा चलो, आजकल के जो नया जनरेशन है ना, नया समझाते हैं। तो कितने ज्यादा कितने से तुम खाए हो मार, मतलब ब्रेकअप वाली, तो खाए हो ना। तुम क्या करने लगोगे यार, लड़की ऐसी ही होती है, सब बेकार होती। तुम भाई सही लड़की से पल्ला नहीं पड़ा, तो फिर तुम्हें भाई मतलब अच्छी भी होती है, ये मैंने कहना चाह रहा हूँ। मैं ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करूंगा, कुछ ज्यादा फिलोसफी हो रही है, और क्लास का टाइमिंग। चलो भाई, ज्यादा घुस गए यार। लीगल स्टैंडिंग क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन होता है। लीगल स्टैंडिंग क्या लेगा, तो सुप्रीम कोर्ट देखो यार क्या कहता है। यार इसको मिटाने दो यार। इसलिए मैं लेक्चर नहीं छाड़ता हूँ, बहुत अंदर चले जाता हूँ और भूल जाता हूँ करना क्या है। लीगल स्टैंडिंग का कंसेप्ट ऑफ द सेकुलर स्टेट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, एंड द सुप्रीम कोर्ट एक्नॉलेज करता है इम्प्लिसिट प्रेजेंट इन द 25 से, ये मतलब पहला सेकुलर जो है 25 से 28 तक ये दिया गया, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, ये सब चीज दिया गया है। आज समझ सकते हैं इन सब चीजों को। यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म कैसा है, और इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म कैसा है। डिफिनीशन और हिस्ट्री का बात करें तो यहाँ पे इम्पार्शलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, यहाँ पे रूटेड इन एंशियंट ट्रेडिशन और टॉलरेंस में यहाँ पे रूटेड है। वहाँ पे चर्च का शासन चल रहा था, चर्च का, और स्टेट इमरजेंस हुआ बाद में फिर। तो उसने जान रहे ये सब मैं समझा दिया हूँ आपको। रोल ऑफ रिलीजन क्या होता है, रोल ऑफ रिलीजन क्या होता है, स्टेट कैन सपोर्ट, स्टेट सपोर्ट कर सकता है कोई धर्म, जाति, या फिर पार्टिसिपेट कर सकता है कोई रिलीजियस स्टेटस में। यहाँ पे कोई नहीं, पूरा प्रोहिबिट रहता है, मतलब नहीं रहता है। डिस्प्ले इन रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस विद द लिमिटेड पब्लिक डिस्प्ले। फ्रीडम ऑफ मतलब फ्रीडम टू प्रैक्टिस विद लिमिटेड पब्लिक डिस्प्ले, ये कह रहा है कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है, पब्लिक नहीं होता है। तो यही सब चीजें दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को, ज्यादा इतना
और डेमोक्रेटिक क्या होता है, कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक क्या होता है, डेमोक्रेटिक मतलब होता है सिटीजन को वो एंजॉय करता है, इक्वल पॉलिटिकल राइट होना चाहिए उसके पास, रूलर चुनने का अधिकार होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक होता है, ये मतलब होता है सबसे चुनने का अधिकार होना चाहिए, ये सबसे जरूरी होता है, ये डेमोक्रेटिक होता है। समझे डेमोक्रेटिक, आप समझे होंगे ये सब चीजें कि भाई कोई भी फैसला डेमोक्रेटिक तरीके से लो, सुने होंगे दोस्तों के बीच। डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, ये है डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी के आधार पर ये बेस्ड है। फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने प्रकार के, तरह डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो होता नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम कोई हर चीज के लिए तो चूज नहीं कर सकते, जैसे स्विट्जरलैंड है, ये सब में डायरेक्ट रेफरेंडम होता है, क्योंकि बहुत कम जनसंख्या है तो वो करा पाता है। इनडायरेक्ट इनिशिएटिव क्या होता है, कोई भी चीज का इनिशिएटिव, सिटीजन प्रपोज करता है स्टेटस एंड टू द लेजिस्लेचर एंड पुट टू द बैलेट। रिकॉल क्या होता है, राइट टू रिकॉल के लिए खूब मांग उठता है किसी देश में, अपना देश में तो नहीं उठता है, मतलब कम उठता है, कुछ बुद्धिजीवी लोग उठाते हैं। यहाँ पे है कि वोटर्स जो है अपना वोट रिमूव कर सकते हैं, या फिर जिसको पब्लिक ऑफिशियल में बनाया है वो अच्छा काम नहीं कर सकते, तो टर्म से पहले उसको जो है हटाया जा सकता है, ये होता है राइट टू रिकॉल। रेफरेंडम क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है, वोटर्स असेंट और रिजेक्ट ए लेजिस्लेचर। तो वोटर जो है किसी चीज को, या फिर कोई लेजिस्लेशन विधायक का, या फिर कोई कानून, या फिर कोई मामला को रिजेक्ट कर सकता है या फिर एक्सेप्ट कर सकता है, ये होता है रेफरेंडम। प्लेबिसाइड क्या होता है, डायरेक्ट वोट कर सकता है ऑन सिग्निफिकेंट इशू। प्लेबिसाइड से सुने होंगे कि बहुत सारा देश एक दूसरे से मिल जाता है, कंट्री मिलता है, प्लेबिसाइड से हुआ था अपना, जैसे कि रेफरेंडम कहाँ कराया था, प्लेबिसाइड, जैसे कि हैदराबाद को मिलाए थे तो यहाँ रेफरेंडम हुआ था, पब्लिसाइड प्लेबिसाइड हुआ था। प्लेबिसाइड क्या हुआ था, क्या हुआ था बताइए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जैसे कि अपना लोग का इनडायरेक्ट है, जैसे अपना लोग चुनते हैं एमपी को, वो चुनता है पीएम कौन बनेगा। इंडियन डेमोक्रेसी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब इनडायरेक्ट है। और यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात आए तो 300 कितना, 325 या 26 है बताओ। और जब भी बात आए क्या, कि इलेक्टोरल रोल में सबको शामिल किया जाएगा, CTROL इलेक्टोरल रोल में, याद रखिएगा, जब भी एडल्ट फ्रेंचाइज है तो 326 आएगा, 325 नहीं आएगा। और जब भी इलेक्टोरल रोल का बात आएगा 325 आएगा। आर्टिकल का बात कर रहा हूँ मैं, मतलब इलेक्टोरल रोल में सब शामिल होगा ये कहना चाह रहा है, और ये व्यस्त मताधिकार पे होगा 326 कहना चाह रहा है। और यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ, और कोऑपरेंसिव अप्रोच, ये पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट का इंसाइट 1997 में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन एम करेगा किस पे, समानता के अधिकार पे सबको बैन करेगा, सोशल ऑर्डर में समान होना चाहिए सब, ये सब पे बैन, वो इनसाइड डालेगा, इनसाइड से डालते रहता है वो। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, हेड ऑफ स्टेट आपका चुना होना चाहिए, ये होता है डेफिनेशन, आप देख लीजिए। और इंडियन डेमोक्रेसी क्या, इंडियन रिपब्लिक क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट चुना होना चाहिए, बस इतना ही याद रखिए। अपना जो प्रेसिडेंट होता है 5 साल के लिए वो चुनते हैं, और वो भी इनडायरेक्टली चुनते हैं। सोर्स 56 में दिया गया है इंडियन डेमोक्रेसी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जस्टिस क्या होता है, आपको तुरंत पढ़ा है हम, जस्टिस 3 तरीके से हम देने का वादा किया है प्रियम्बल में। और फिर ये कौन सा होता है, किस आधार पर होता है, सोशल के आधार पर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आधार पर होता है। सोशल कहाँ पे होता है, सोशली और इकोनॉमिकली जो होता है ये होता है डीपीएसपी में, और पॉलिटिकली जो होता है फंडामेंटल राइट में होता है। रशियन रिवॉल्यूशन से ये चीज निकल के आया था। हम्म, नहीं नहीं, अपना प्रियम्बल जो है इन्फ्लुएंस्ड है किससे, रशियन रिवॉल्यूशन। पढ़ लेते हैं। आइडिया जो है, ये जो आइडिया है, ऑल पीपल शुड बी गिवन फेयर इक्वल एंड बैलेंस्ड कंसिडरेशन एंड ट्रीटमेंट, द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड प्रियम्बल। रहने दीजिए इस चीज को। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, कंबाइन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। अच्छा, ये मैं जो इंग्लिश में पढ़ देता हूँ ये तो आपको शायद ज्यादा समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे जैसा लग रहा है। और जो मैं बाद में बोलता हूँ मुंह से, शायद वो ज्यादा हिट कर रहा होगा आपको, तो शायद उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। आप लोग तो कोई सजेशन देते हो नहीं हो, तो मुझे शायद वही चीज को ठीक करना पड़ेगा, है ना। सोशल जस्टिस क्या होता है, ठीक है, सोशल जस्टिस के बारे में बताएंगे कि सोशल जस्टिस एक तरह से है कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए, सभी जाति धर्म कास्ट के, कोई भी कास्ट सेक्स रिलेशन या फिर जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी को विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए। हालांकि बैकवर्ड क्लासेस, SC ST OBC को, या फिर वोमेन को उठाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये चीज को वायलेट किया जाता है। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर बात करें तो इकोनॉमिक जस्टिस में होता है कि सबको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसके, इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पर सबको, जो अगर आप फेवरेज जैसे कि बांट रहे हो तो वो सबको होना में चाहिए। रिड्यूस इनइक्वलिटी पे, इनइक्वलिटी को कम करना चाहिए, जैसे कोई अमीर है गरीब है ज्यादा, उसको कम करना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमिक वेल्थ या प्रॉपर्टी, अगर इस सब चीज में कोई ऊपर नीचे है तो उसको सही करना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस का बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस में क्या आ जाता है, पॉलिटिकल जस्टिस में आता है कि सबको, सब सिटीजन, सारे सिटीजन को
मतलब आप कोई भी मतलब किसी मुद्दे पे वो आवाज उठा सकता है, पॉलिटिकली अपने अधिकार को मांग कर सकता है, यही है। और ओवरऑल फ्रेमवर्क का अगर ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या था, जस्टिस इज सेफगार्ड थ्रू द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट डीपीएस। हाँ, जस्टिस कहाँ, जस्टिस का रक्षा कौन करता है? एक तो फंडामेंटल राइट से, दूसरा डीपीएसपी से। ये कहना चाह रहा है ये। सोशल कैपिटल क्या होता है? टर्म सोशल कैपिटल, देखिए सोशल कैपिटल जो है रॉबर्ट, याद रखिए रॉबर्ट पुटनेम के द्वारा ये टर्म दिया गया था, और इसका मतलब होता है नेटवर्क विथ शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यू, नेटवर्क विथ शेयर्ड नॉर्म्स वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग दैट फैसिलिटेट कोऑपरेटिव। मतलब ऐसा, मतलब नॉर्म्स जो कि जो अंडरस्टैंडिंग से मतलब फैसिलिटेट कोऑपरेटिव, सहयोग की भावना हो, उसी को सोशल कैपिटल बोलते हैं। ये समझ में आ गया? लिबर्टी की अगर बात करें, लिबर्टी क्या तो रहता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वलिटी, ये सब चीज कहाँ से फ्रांस के रेवोल्यूशन से निकल के आया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में हुआ था, याद रखिएगा। और फिर क्या है ये डिफिनेशन है? अब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स, मतलब किसी चीज पे बाधा नहीं डालना आपको, मतलब सबको स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है अपना एक्टिविटीज में, या हो या फिर कोई इंडिविजुअल तरीके से कोई काम कर रहा हो तो उसमें सबको। लेकिन यहाँ पे है पॉजिटिव लिबरलिज्म है, नेगेटिव लिबरलिज्म नहीं है। क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, देखेंगे आगे। पॉजिटिव ये होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि अपना स्वतंत्रता के मामले में आप दूसरे को दूसरे का स्वतंत्रता आप हनन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये दिया गया अपना प्रियम में। जॉन लॉक का एक कथन है जो जरूरी होता है, पूछ देता है इसका कथन बार बार। तो क्या है इसमें जॉन लॉक का? वेयर देयर इज नो लॉ, जहाँ पे लॉ नहीं है वहां पे फ्रीडम भी नहीं है। आप बोलोगे कैसा आयरोनी बात है भाई, लॉ रहेगा, लॉ नहीं रहेगा तभी तो फ्रीडम रहेगा, बोलेगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर लॉ जहाँ नहीं है वहाँ फ्रीडम भी नहीं, क्योंकि पूरा जंगल में आप ही नहीं है, जंगल में बहुत शेर है, जंगल में बहुत तरह का जानवर है। अगर वहाँ लॉ नहीं रहेगा तो हर जानवर एक दूसरे को खा जाएगा, मतलब आदमी का बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ लॉ रहना चाहिए। लिबर्टी, फॉर द लिबर्टी, ये चीज याद रखनी है, एक से एक पहला लाइन खत्म कीजिए। पढ़ी ले क्या? लिबर्टी इज टू बी फ्री फ्रॉम द रिस्ट्रेंट एंड द वायलेंस फ्रॉम द अदर। हाँ, ये वही अदर, दूसरे को हानि पहुंचाए बिना अगर लिबर्टी ले रहे हैं आप, तो वो सही है। कांट बी, कैन नॉट बी वेयर देयर इज नो लॉ, और ये वहां नहीं होता जहाँ लॉ नहीं होता। अगर तक प्रियम्बल का प्रोविजंस देख रहे हैं कुछ कि क्या है, कितने तरह के स्वतंत्रता, वही चीज दिया है, कितने तो स्वतंत्रता है, और ये सब चीज दिया गया है। लिबर्टी कितना तरीके से है? 5 तरीके से लिबर्टी हमने पढ़ा है आपको। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब 5 तरीके से है। और फिर टाइप ऑफ लिबर्टी, जैसे कि नेगेटिव लिबर्टी होता है, पॉजिटिव लिबर्टी होता है, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, पूरी तरीके से आपको बोल देगा कि आप छुट्टा खुल्ला शेर हो आप तुम। तो पॉजिटिव लिबर्टी होता है कि नहीं, कुछ मामलों में आपको याद दिलाया जाए कि भाई क्या कर रहे हो तुम, कर क्या रहे हो, 19 का एक भी है हमारे पास, मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दो एक ऐसे करके आता है यहाँ पे, दो में भी है ये सब चीजें, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डालता है। त- 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 अब इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी क्या होता है? अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाए, वो अब्सेंस होता है। ये कितने दो तरह का होता है, स्टेटस में और फिर अपॉर्चुनिटी में, याद रखिएगा। और स्टेटस का मतलब क्या? 15, और अपॉर्चुनिटी का मतलब 16। 15 16 समझ तो रहे हैं ना, आर्टिकल है वो भाई, रोहित शर्मा की भाषा में बोलते हैं वो ज्यादा मैं वो बोलता हूँ ना, मुझे पता है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, ध्यान तो दे रहा हूँ। सिविक इक्वेलिटी, ये दिया है कितने तरीके से है। सिविक इक्विलिटी 4 में, कानून के सामने सब समान है भाई, वही है इक्विलिटी का अधिकार। कोई भी 15 के अनुसार आपको सेक्स, कास्ट, रिलेशन या फिर इस सब चीज पे भेदभाव नहीं करेगा। 15, 16 में दिया है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको जो है समान अधिकार मिलेगा। हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम समाज को बराबर लाने के लिए किसी छोटे मतलब कमजोर वर्ग को ज्यादा मतलब थोड़ा ज्यादा ताकत दिए हुए हैं। अनटचेबिलिटी क्या होता है? ये 17 में दिया गया है, और कोई आपको टच नहीं करेगा ऐसा नहीं है, मतलब अनटचेबिलिटी का मतलब खास करके इन सब आर्टिकल से झलकता है कि अम्बेडकर जी क्या, मतलब किस चीज से गुजरे होंगे अपने जीवन में। क्योंकि उसने भाई डाल दिया है, खास करके भाई सोचो कुआं से उसने पानी नहीं निकालने थे, इस चीज को सच में उसने लिख दिया है कानून में। तो ये सब चीजें, अनटचेबिलिटी के लिए कानून निकाल दिया उसने भाई, क्योंकि उस टाइम पे था यार, मतलब जनरल, रहने दो यार। एलिमिनेट, टाइटल का एलिमिनेट करने के लिए 18, श्री श्री 108 जो लगाते हैं, हाँ, ये सब चीजें गलत है, बस याद कराने के लिए कह रहा हूँ मैं। 108 जो लगाते हो, श्री श्री 108 से श्री 108 है, 108 ही रखना है, क्योंकि 18 में ये चीज दिया गया। 17 में रखना है कि ये टच नहीं करेगा कोई, 17 17 16 में कैसे याद रखोगे? ये सब आर्टिकल तो याद ही होगा ना मुझे लग रहा है, तो मुझे या फिर निमोनिक्स बनाना पड़ेगा, बता देना आप लोग।
कि ये सब चीज में निमोनिक्स बना पड़ेगा, या फिर आप लोग कैच कर पा रहे हो इस सब चीजों को। जैसे कि जहाँ ज्यादा रहता है, जैसे कि मैंने बता दिया ना यहाँ पे कि 25 का बात आएगा तो वो इलेक्टोरल रोल का आएगा। रोल, रोल 25 रुपया मिलता है, ऐसे खाइए। 25 का ही रोल मिलता है भाई अभी भी। नहीं मिलता है भाई, पर मिलता है, इसे याद कर लो। एडल्ट सफरेज जो होता है 26 का होता है। 26 में आप एडल्ट हो रहे हो, ऐसे कुछ याद कर लीजिए। इकोनॉमिक अगर इक्वलिटी का हम बात करें तो क्या बात करेंगे? यही बात करें कि 39 में इकोनॉमिक इक्वलिटी दिया है। यहाँ पे क्या गया है कि लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सब चीज़ का बात किया गया है। इक्वल जस्टिस का बात किया गया है। 39 का ए में अगर बात करें, फ्री लीगल एड का बात किया गया है। फिर 39 का ही अगर बात करें, अगर पूरा का बात कर ले, ए बी सी डी ई एल डी सी ना, एल डी सी पी एच सी, क्या बात है, एडीएफ। देखो यहाँ पे कितने आर्टिकल है, 6 आर्टिकल। 6 है 39 में। 39 में 6 ये दिया गया है, 6 आर्टिकल। तो एलडीसी ये होता है कंसंट्रेशन होता है। देखो यहाँ पे है एलडीसी। एल का मतलब होता है लेबर का होता है, लाइवलीहुड होता है, लाइवलीहुड। एल का मतलब क्या होता है, लाइवलीहुड। मतलब ये टर्म बता रहा हूँ कि मैं, अगर आ गया ये तो आता ही है लाइवलीहुड, मैं बस टर्म बता रहा हूँ कि लाइवलीहुड एक टर्म आएगा। अगर ये ऐसा दिया रहेगा तो ये लाइवलीहुड टर्म एम आएगा, 39 का एम है। एल डी, डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं कि एक आदमी कंसंट्रेट करके बैठा जाए, यहाँ पे कंसंट्रेशन है, चीजों का कंसंट्रेशन नहीं हो सी में। और एल डी सी पी एस सी, पे है यहाँ पे, पे इक्वल, इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, डी में है। हेल्थ है यहाँ पे, एच से मतलब हेल्थ है, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। सी है चिल्ड्रन के उत्थान के लिए काम करना, तो यहाँ पे सी है। तो 39 का आपको 6 आर्टिकल है, याद रखना चाहिए। अम्बेडकर जी डिफाइन करता है फर्टर्निटी एज द सेंटिमेंट ऑफ द शेयर्ड ब्रदरहुड एंड द सिस्टर अमंग ऑल इंडियंस। फर्टर्निटी का मतलब समझा दिया उसमें, अम्बेडकर जी का कहना था ना। अम्बेडकर जी डिफाइन किए थे ऑल ब्रदर एंड सिस्टर वाला बात। प्रियमल का प्रोविजन क्या कहता है, क्या कहता है प्रियमल का प्रोविजन? तो ये है प्रियमल का प्रोविजन क्या है, डिक्लेयर करता है फैटर्निटी हैज टू, अभी फैटर्निटी के बारे में ही है कि सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे फैटर्निटी इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, इंटीग्रिटी होती है। जैसे इंटीग्रिटी का बात करें तो सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल राइट है, फैटर्निटी ईडीपीएस भी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये सब दोनों फैटर्निटी एंड इंटीग्रिटी एस्टेब्लिश करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का अगर बात करें तो 51 का ए में दिया गया, ये भी जो है एक तरह से फैटर्निटी का भावना दिखाता है। जिसमें कि क्या दिया गया, सिटीजनशिप प्रमोट करेगा, हार्मोनी एंड कॉमन ब्रदरहुड इसमें दिया गया है। नेशनल इंटीग्रेशन का अगर बात करें तो इंटीग्रिटी का भी दिखाता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी दिखाता है। आर्टिकल 1 में ही दिया गया है ये सब चीज को। और यहाँ पे क्या होगा, कम्बेट करेगा कम्युनलिज्म से, रीजनलिज्म से, कास्टिसिज्म से, लिंगुअलिज्म से, ये सब चीज से मतलब स्टेट जो है छुटकारा दिलाएगा, ये कहना चाह रहा है। क्या रहा है 42वां कानून 1946 में, या इंटीग्रिटी जो है कितना बार पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी क्या होता है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी का मतलब समझ लीजिए एक तरह से, ये सोशल डेमोक्रेसी होता है। यूनियन ऑफ ट्रिनिटी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया था। ये कह रहा आर नॉट ट्रीटेड एज द सेपरेट आइटम्स एज ट्रिनिटी, इसको अलग से एक तरह से सेपरेट आइटम के नहीं होना चाहिए, एक ट्रिनिटी है, तीनों एक साथ ही आएगा, ये कहना चाह रहा है ये। और देखिए अब कुछ चीजें दिया गया है कैसे, सुप्रीम कोर्ट क्लास केसेस रिलेटेड टू द प्रियम्बल के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला प्रियम्बल में, ये एडवांस क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कभी कभी पूछ देता है। बेरोबार यूनियन के 60 याद रखिए। इसमें क्या था कि प्रियम्बल सो जो जनरल, अब पहले तो समझा देते हैं फिर पढ़ेंगे इसको। ये सीधी सी बात है, एक लाइन याद रखना है कि इसने बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ये अलग से एक है। तो अब पढ़ते हैं पूरा। तो प्रियम्बल शो करता है जनरल पर्पस बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बना है उसके पीछे एक जनरल पर्पस है। जैसे कि हम लिख दिए, क्या लिखे, हम लिख दिया फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए सबको, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट कितने तरीके से, 6 तरीके से। 6 तरीके में कौन कौन है, 6 है ऐसे करके। और 6 में क्या है, पहला दूसरा, पहला कुछ तो होगा। अब पहला उसमें कितना आर्टिकल है, 2 4 5 कुछ तो आर्टिकल होगा। बाकी ये सब चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन फंडामेंटल राइट ये एक तरह से जनरल पर्पस बताता है भाई, कि हमको ये करना है और ये चीज के लिए ये करना है। बस ये चीज कहना चाह रहा था पहला लाइन। इट टर्म्स एज
यूज्ड इन आर्टिकल मतलब ऐसे कह सकते हैं, वो सबसेट सेट का बना के बोले तो ये अगर बात करें तो ऐसे करके नहीं होगा ना। इट टर्म्स द आर्टिकल कॉम्बिनेशन सिस्टम, रहने दीजिए, पार्ट नहीं है, बस ये याद रखिए। बेरुबारी, ऐसे याद रखिए। बैर है हमसे, किससे बैर है भाई? प्रियम्बल से कॉन्स्टिट्यूशन को बैर है, ऐसे याद रखो, याद रह जाएगा। प्रियम्बल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन से बैर है, मतलब ये नहीं है मेरा पार्ट, ऐसे बोला ये। कौन बोला? सुप्रीम कोर्ट बोला। भाई ये बैर आदमी है, बैर आदमी, याद हो जाएगा। गोलकनाथ में क्या बोला? गोलकनाथ में बोला कि जस्टिस हिदायतुल्लाह था उस टाइम में, और बोला कि प्रियम्बल जो है कंटेन करता है क्या? enduring principle essential for the government functioning and making it to eternal and अनअल्टरेबल एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चेंज तो नहीं किया जा सकता है, इसमें अनअल्टरेबल एसेंस है, मतलब इसके भावना को चेंज नहीं किया जा सकता, ये मतलब था इसका। और फिर ये फिर इटरनल पार्ट है, ये चलते रहेगा ऐसे। और ये फिर गवर्नर के फंक्शनिंग में ये हेल्प करता है और मदद करता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ये मदद करता है, बस इतना ही बोला था। सीधी सी बात है, गोलकनाथ केस में सीधा बोला कि इसमें चेंज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें मतलब कोई आर्टिकल के तहत अनअल्टरेबल एसेंस चेंज नहीं कर सकता है। और 67 में हुआ था। भाई गोल बोला था ये, अब गोल है भाई, तुम पूरा गोलकनाथ में बोला गोल है, कोई चीज गोल है, कितना गोल करोगे तुम? गोल ही है ये, मतलब चेंज नहीं कर सकते हो अब इसमें तुम। अब पिचका थोड़े दोगे, गोल ही है ये, गोल है। मतलब कुछ तो इस दिमाग में निमोनिक्स करके याद आ जाएगा वहां पे। अब आता है केबीसी आई, केबीसी केस आता है, केशवानंद भारती केस 73 में। केशवानंद भारती केस में 73 मिलता है, ये देखो ये पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, और तुम इसमें चेंज भी कर सकते हो, लेकिन याद रहे बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ना नहीं तुम। एलआईसी केस आता है, एलआईसी केस में कहा था अब तो ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अब ऐसा पार्ट है जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर सही लगा हो, अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा, सच बता रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ। भाई हो रहा है रिकॉर्ड, बहुत खुश हुआ मैं। तो अब दूसरा चैप्टर भी कर लेते हैं, और ये टाइम हुआ था कितना, 46 हुआ था ना, 46 मिनट टाइम हुआ है, तो अपना लोग इसको जो है क्या कर लेते हैं, रिवाइज, रिवाइज नहीं, ये पढ़ लेते हैं और फिर पीछे का चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। इसमें पेज है लगभग 3, 3 पेज खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें फिलोसफिकल बातें हैं और अपना लोग फिलोसफिकल झाड़ते हैं, बस पढ़ते थोड़ी हैं। अरे यार मुझे लग रहा है कि ना, ये यूट्यूब मेरा वीडियो को जो है ना एल्गोरिदम ठीक नहीं कर पा रहा है, ये वीडियो जा ही नहीं पा रहा लोगों के पास। इतना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, वीडियो देख ही नहीं पा रहे हैं लोग यार। चलो कोई नहीं, कभी तो देखोगे, फिर याद करोगे तुम। आर्टिकल 1 से 4 तक देखते हैं, पहले इसे देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4। एक में क्या दिखा है? पहले एक में सीधी सी बात है, ये चारों आर्टिकल जो है पार्ट वन का भाग है, मतलब पार्ट वन का ये पार्ट है, पार्ट वन का। और यहाँ पे क्या दिया है? यूनियन टेरिटरी दिया है, स्टेट एंड टेरिटरी दिया है, स्टेट एंड टेरिटरी दिया है। याद रखिए, यूनियन का बात आएगा तो यूनियन ऑफ इंडिया अगर बात आएगा उसमें सिर्फ स्टेट आता है, और टेरिटरी ऑफ बात आएगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इसमें स्टेट और यूनियन दोनों आता है। थोड़ा बेसिक, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, याद रखिए, कुछ देता है। तो एक में क्या आएगा? एक में रेफर करता है कि इंडिया के पास यूनियन ऑफ स्टेट्स है इसमें, यूनियन ऑफ स्टेट्स है इसमें इंडिया के पास, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट है। दो में क्या कहता है? दो में कहता है कि यहाँ पे जो है हाँ 3 में कहता है एडमिशन ऑफ स्टेट कर सकते हैं। एडमिशन मतलब स्टेट क्या होता है? कोई भी स्टेट को हम अपने में मिला सकते हैं, ये कहता है। और यह मिलाएंगे तो ये सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, हमको स्पेशल मेजोरिटी नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि हमने सिक्किम को मिलाया, 35वां और 36वां आर्टिकल, दो ठो है, यहाँ एसोसिएट, यहाँ फुल प्लेज। और फिर अगर 3 का बात करें, 3 में कह रहा है कि हम एडमिशन नहीं, अल्टरेशन करेंगे। आप बोलोगे अल्टरेशन क्या हो? अल्टरेशन करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट करेंगे? अब बोलोगे एस्टेब्लिशमेंट क्या है? बताता हूँ। अल्टरेशन का मतलब होता है, अल्टरेशन का मतलब होता है कि हम बाउंड्री को अल्टर करेंगे। एक सेकेंड। बाउंड्री का अल्टरेशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हम झारखंड को अलग कर देंगे बिहार से, या फिर हम तेलंगाना को अलग स्टेट बना देंगे, या उसका बाउंड्री में चेंज कर देंगे। ये फिर आर्टिकल 3 के तहत होगा, और ये सिंपल मेजोरिटी से होगा। आर्टिकल 4 में कहता है कि अगर तुम करने जाओ क्या, आर्टिकल 2 और 3 में चेंज, अगर तुम करने जाओ शेड्यूल 4 में चेंज, 2 और 3 में चेंज का मतलब
मतलब वो यही हुआ कि बाउंड्री, स्टेट का बाउंड्री एस्टेब्लिशमेंट करना, या फिर सीधी मतलब है आर्टिकल 4 में सीट का बात है। राज्यसभा का सीट मतलब सीट का बंटवारा है। सीट का बंटवारा का मतलब हो गया सीट में, एक सेकंड देख ही लेते हैं। हाँ, सीट का बात आएगा तो सीट का बात आएगा तो क्या मतलब भाई, तुम कोई एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हो, एडमिशन कर रहे हो, या फिर ये दोनों कर रहे हो आर्टिकल 2-3 के तहत, या फिर अगर याद कीजिए शेड्यूल नंबर 4, 4 में क्या था, शेड्यूल राज्यसभा की सीट का बंटवारा। तो ये सब चीज अगर तुम इसमें चेंज कर रहे हो, शेड्यूल नंबर 4 में भी चेंज कर रहे हो, तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो ये आर्टिकल नंबर 4 में, तो इसके अनुसार करना पड़ेगा। आर्टिकल में चेंज कर रहे हो तो 2 और 3 या 4 के अनुसार ये करना पड़ेगा, ये मतलब था। मैं पूरा समझा दिया और अब मैं पढ़ देता हूँ सीधे नीचे से। मुझे उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे इस चीज को। लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड शेड्यूल नंबर 1 समझ लीजिए। टेरिटरी कैटेगरी का अगर बोल रहे हैं तो 28 स्टेट आता है 2004 के अनुसार, और 7 शेड्यूल में जो मेंशन है। और यूनियन टेरिटरी 8 है, जो कि रहने दीजिए इसको। फॉर्मर यूटी कौन था पहले, जो है हिमाचल प्रदेश भी एक यूटी था, मणिपुर गोवा ये सभी यूटी था। और क्या है, यूटी विथ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहाँ कहाँ है यूटी में? दिल्ली में है अपना हाई कोर्ट, 1966 में बना, याद रखिएगा। और कॉमन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए है, और दिल्ली लद्दाख दोनों के लिए एक ही है। आर्टिकल 1 में क्या कहता है, नेम दिया गया टेरिटरी का, यूनियन ऑफ स्टेट है। 2 में क्या कहता है, एडमिशन है, एस्टेब्लिशमेंट है। उल्टा पढ़ा दिए क्या जी? अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है एडमिशन ही। पढ़ाई सही है, बस वर्ड थोड़ा, ये एस्टेब्लिश मैंने 3 में दे दिया था। यहाँ फॉर्मेशन कर लीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट ये इसी में आएगा। एडमिशन या एस्टेब्लिश मतलब फॉरेन कंट्री के कोई पार्ट को हम जब अपने में मिलाएंगे तो उसको एस्टेब्लिशमेंट ही बोलते हैं, एडमिशन ही बोलते हैं। लेकिन अगर अपना ही कंट्री का कोई स्टेट को जो है उसका बाउंड्री चेंज करेंगे, नाम रखेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री एंड नेम। अगर नाम चेंज कर रहे हैं, बाउंड्री या फिर ये सब चीज चेंज कर रहे हैं, तो आर्टिकल 3 के तहत डील किया जाएगा। ठीक है। स्टेट और यूटी में क्या अंतर होता है? स्टेट में जो है प्रेसिडेंशियल रिकमेंड, कोई भी बिल जो अगर स्टेट में चेंज करना है, तो अगर स्टेट के कुछ चीज में चेंज करना है तो पहले तो प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट उससे पहले रिकमेंडेशन लिया रहेगा, कंसल्ट किया रहेगा स्टेट के लेजिस्लेचर से, फिर हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखें, प्रेसिडेंट का जो ये बाइंडिंग नहीं होता है, ये नॉट बाउंडेड बाय द व्यूज। प्रेसिडेंट को इस चीज में बाइंडिंग नहीं होता है कि भाई जो हम कह दिए स्टेट वही तुम करोगे। यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता कंसल्टेशन फंसल्टेशन का, सीधा प्रेसिडेंट कर सकता है इंडिपेंडेंटली कुछ भी चेंज। 4 में क्या है, लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और 3, जो भी कानून 2 और 3 के तहत बनाया जाएगा। और शेड्यूल 4 भी है यहाँ पे, प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट फॉर द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट में क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट दिया हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा का सीट का दिया है। तो यहाँ है कि कोई भी कानून अगर 2 और 3 के तहत बनाया जा रहा है, आर्टिकल 4 में भी है, फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल एंड इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। अगर 2 और 3 में कोई चेंज किया जाएगा तो सीधे याद रखिए और 1 और 4 में भी चेंज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा एक में, क्या चेंज किए हो। और अगर और फिर यहाँ पे चौथा शेड्यूल में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सीट का बंटवारा तो राज्यसभा में करोगे ही। तो ये मतलब है सीधा सा। डिक्लेयर्स दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 2 और 3 में जो भी कानून बनाया जाएगा, वो डू नॉट कंसिडर एंड अमेंडमेंट, तो पहले पढ़ा दिया, सिंपल मेजोरिटी से होता है वो, 368 के तहत डील नहीं किया जाता। 2 और 3 में जो भी चेंज किया जाएगा। अब यहाँ दिया इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग स्टेट एंड यूटी। स्टेट एंड यूटी के बारे में कुछ खास चीजें दिया गया है, जैसे कि बताया गया है कि यूनियन ऑफ स्टेट इज यूज्ड एज ओवर द फेडरेशन ऑफ स्टेट। इंडिया में यही फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं, यूनियन ऑफ स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट कोई एग्रीमेंट के अनुसार नहीं आया, जैसा कि यूएस में है। और यहाँ पे कैन नॉट से वहाँ स्टेट यहाँ पे अलग नहीं हो सकता है, ये करना कहता है यूएस के द्वारा। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट ऐसा नहीं होता। यूनियन ऑफ स्टेट में खुद सारा एक एक ही है, अलग है ही नहीं, सीधी सी बात है। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या होता है, इंडिया जो है इंडस्ट्रियल यूनियन, फिर डिस्ट्रिक्टिबल
स्टेट है, मतलब यूनियन तो अलग नहीं हो सकता है, या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। डिस्ट्रक्टिबल मतलब होता है अलग अलग होना। यूनियन तो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं हो, डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, मतलब अलग अलग हो सकता है, ये कहना है। यहाँ पे है कि इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन और इंडस्ट्रक्टिबल स्टेट यूएस का। समझ गए होंगे ये पार्लियामेंट अथॉरिटी। यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में यह है कि यहाँ पे जो भी आप चेंजेस कर रहे हो बाउंड्री में किसी चीज का, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एजेंट गारंटी यहाँ पे बिना पूछे आप कर सकते हो। अल्टर स्टेट से कैन क्रिएट न्यू अल्टर बाउंड्री विदाउट कंसेंट। लेकिन यहाँ ये इस चीज में ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में अभी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स करता है स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड फ्यूचर टेरिटरी एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब चीजें नोट कर दीजिए। एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज, हम लोग कुछ टेरिटरी को एक्सचेंज किए थे, याद है आपको? आर्टिकल एक सवा संशोधन था, वो बांग्लादेश के साथ हम लोग किए थे। तो आर्टिकल 3 में कहता है पार्लियामेंट इस चीज को तो आर्टिकल 3 हम समझा चुके हैं यार। तो सुप्रीम कोर्ट बेरीवाड़ी यूनियन केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ये चीज बता देते हैं, सीधी सी बात है। तो 1960 में बेरीवाड़ी यूनियन केस हुआ था, जिसमें कि अपना जो है कुछ जो जो बाउंड्री हम दिए थे, उसमें फिर 1960 में एक केस हुआ था कि हम जो है कोई भी टेरिटरी अगर किसी को दे रहे हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, लेकिन सिंपल नहीं, स्पेशल मेजोरिटी से होगा। और अगर हम ले रहे हैं तो वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, ये कहना चाह रहा है पार्लियामेंट का लॉ है। टेरिटोरियल सेसेशन, 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 में हुआ था, जिसमें हम बांग्लादेश के साथ कुछ शेयर किए थे और वो हमें कुछ बाउंड्री शेयर किए थे। सोवरेनिटी स्टेट इंडिया हैज एक्वायर्ड वेरियस ऑफ फॉरेन टेरिटरी, जैसे कि सोवरेनिटी बाद में ये सब चीज पे एस्टेब्लिश हुआ था, दादर नगर हवेली दमन दीव, ये सब बात को हमने जोड़े थे इंडिया में, ये कह रहा है। नाइन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में बेरबार यूनियन केस में हुआ था, वही चीज को लेकर जो स्पेशल मेजोरिटी हम बताया आपको। बाउंड्री डिस्प्यूट इन 1969 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट स्टेट कहा कि रिजॉल्विंग बाउंड्री डिस्प्यूट डज नॉट नीड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड। हाँ, बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए एक केस हुआ था जो 69 में बोला कि ये डिस्प्यूट जो है स्पेशल मेजोरिटी नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक्सचेंज विथ बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमने क्या एक्सचेंज किए थे? रेड क्लिफ कमीशन था, 1947 में बैठा था। तो वही बाउंड्री डिसाइड किया था, लेकिन इनक्लेव्स को जो है वो निगलेक्ट कर दिया था, सिर्फ बाउंड्री डिमार्क कर दिया था। तो उसी चीज को हमने सही किया कब? नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था 1958 में। तो वहां पे हमने कुछ कनक्लेव्स वहां दिए और लिए, ये वाली बात हुआ था, कनक्लेव्स का किए थे। कनक्लेव्स को कहा जाता है चीता महल, चित्त महल, चित्त महल कहा जाता है, समझे? इनक्लेव डिटेल जो है, इनक्लेव डिटेल मतलब 111 इंडियन इनक्लेव्स था और बांग्लादेश का 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स इन इंडिया था। उस चीज का चेंजेज हुआ था। चेंजेज नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी, अगर चेंज करना है नाम को, अगर चेंज करना है, कैसे नाम चेंज हुआ? जैसे कि पहले था उत्तर, इट इंक्लूड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स उत्तर प्रदेश, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस 1950 में नाम था इसका। तमिलनाडु पहला, या मद्रास नाम था 1969 तक। कर्नाटक मैसूर था, कर्नाटक पहले मैसूर था। मैसूर समझ रहे हो ना, मैसूर पहले कितना था, मद्रास मैसूर ये सब। लक्षद्वीप, ये पहले 3 आइलैंड था, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, बाद में लक्षद्वीप बना दिया गया इसको। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का अगर बात करें तो इसका रेसिडेंशियल 1992 में इसका हुआ, ये डिमार्केटेड हुआ, और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। उत्तराखंड का बात करें तो ये फॉर्मली उत्तरांचल था, रिनेम्ड इन 2006 में इसको उत्तराखंड बनाया गया। पुदुचेरी का बात करें तो ये 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भारत में 14 था, 14 था कि 16 था? 14 था, 14 से ये भारत में सम्मिलित हुआ था। और फिर 6 दो हजार छः में जो है, 11 में जो है ओडिशा, फॉर्मली जो ओडिया था, ओडिशा कर दिया इसको। फिर है विजुअल वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सा कमीशन बैठा था ये रिगार्डिंग यूटी एंड स्टेट के बारे में बता रहा है। सबसे पहले तो धर कमीशन 1948 में आया था। इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे स्टेट को बंटवारा करने के लिए कहा था, लैंग्वेज के आधार पे नहीं। फिर जेवीपी कमेटी 48 में आया था, 49 तक रहा था, और इसने बोला था कि पहले तो इसने भी रिजेक्ट कर दिया लैंग्वेज के आधार पे स्टेट का रिकॉग्निशन, इसने भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इसमें कौन सा था, नेहरू जी थे जेवीपी कमेटी में, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे।
अक्टूबर 53 में फिर बैठता है पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बन जाता है आंध्रा स्टेट। उस टाइम में एक वो थे पट्टावू एक नाम था उसका, पट्टालू ऐसे करके पी से ही नाम था पट्टालू। उसका मृत्यु हो जाता है। वो फास्टिंग पे रहते हैं 73 दिनों, 73 कुछ दिन तक, बहुत ज्यादा दिन तक फास्टिंग पे रहते हैं। उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर जल्दी से आंध्र प्रदेश स्टेट को लैंग्वेज के आधार पर बना दिया जाता है। फिर ये कमीशन आता है, धर कमीशन, नाम क्या था इसका, फैजल अली कमीशन, 1953 और 55 में आता है। और इसने एक्सेप्ट कर दिया लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाना चाहिए राज्य, लेकिन वन लैंग्वेज के लिए वन स्टेट हो, ऐसा उसने गलत बोला कि ये नहीं होना चाहिए। और फिर 1956 में स्टेट रिजर्वेशन एक्ट आता है जिसमें 14 स्टेट 6 यूटी होता है। और क्या, 1 नवंबर 56 में मेंबर ऑफ द कमीशन फैजल अली इसमें, 1 नवंबर 1956 में ही आता है। मेंबर कौन सा था, फैजल अली कम जो कि चेयरमैन था, के एम पानीकर और एच एन हुंडू, ये मेंबर थे उसके। फिर आता है क्या, स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, कौन सा बना था 1956 के तहत, और बाद में दिखा रहा है कि कौन सा कब बना, ये चीज दिखा रहा है। तो पहले तो 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी पढ़ लेते हैं अपना लोग। छह ही पहले पढ़ लेंगे, अंडमान निकोबार एक दो, हिमाचल प्रदेश भी था उस टाइम, तीन हो गया, लक्षद्वीप आइलैंड और फिर मणिपुर। लक्षद्वीप आइलैंड पूरा में वो सब आ रहा था, मणिपुर और त्रिपुरा था। स्टेट का ये बात था, ये स्टेट में ये सब आ रहा। पढ़ लीजिएगा, हम ये देखते हैं 60 में जो बाइफरकेट किया महाराष्ट्र और गुजरात को, 61 में क्या किया था, यूटी को अलग किया गया था, दादर नगर हवेली, और ये 10वां अमेंडमेंट से किया गया था, यूटी क्रिएट किया गया था, दादर नगर हवेली को। देखिए, ये तीन ये तीन एक साथ याद करेंगे हम। बाइफरकेट किया महाराष्ट्र, ये 60 वाला याद ही रहता है सबको, महाराष्ट्र और गुजरात 60 में बना था। 61 62 63 ये तीनों को एक साथ लेंगे हम, कैसे, देखो पहले तो सबसे पहले कोई भी काम के लिए हम 61 में क्या करेंगे, हवेली बनाएंगे। हवेली से आप जाएगा दादर एंड नगर हवेली, सीधी बात है। फिर क्या करेंगे, 62 में हम क्या करेंगे, फिर हवेली अगर बन गया तो हवेली में क्या होता है भाई, दमन होता है, दमन होगा, पुदुचेरी, मजे से चेरी खाएगा, दमन करेगा आदमियों का, गोवा द्वीप। फिर क्या आएगा, फिर अंतिम में भाई नाग का बीस, एलविस यादव, उसका भी मजा लेगा 63। हद है यार, कैसे कैसे मजे ले रहे हैं लोग। 1971 में यार हमारा जाए कि भाई, चलो यार लेने दो। 71 में हिमाचल प्रदेश है, मतलब कैसे यार, सांप का मजा कौन ले सकता है। 71 में हिमाचल प्रदेश है ना, 71 में हिमाचल प्रदेश बना था, और 87 में मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना था। 2000 में क्या बना, पहले पहले ये दोनों भूल जाइए, ये थोड़ा सा कठिन है। ये दोनों याद कीजिए, ये तीनों नीचे वाला, 19 वाला सबको याद है, याद है ना, जेके और लद्दाख बना था। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2019 के तहत 5 अगस्त को आया था। और 14 में तो ये तेलंगाना बना था, ये भी याद है। 2000 में भी याद है, झारखंड बना था, उत्तराखंड बना था और छत्तीसगढ़ बना था, तीन। ये उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ दोनों जो है, ये यूपी से अलग होके बना था। उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना था, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके बना था। ठीक। और फिर ये दोनों याद करना है ना। 71 में हिमाचल है, 71 हिमाचल, और 87 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों याद रखना है ना आपको। याद कराता हूँ आपको, 87 में अरुणाचल होता है। कैसे करोगे याद, अरुणाचल और 87 में और मिजोरम, मजे आ रहे हैं 27 को, मजे, ये दोनों को साथ रखना है, कैसे, मजे कर रहे हैं अरुण और आंचल, ये दोनों साथ आ गया। अब 87 कैसे ले जाना है, 7 8, मतलब 8 7, 7 है 8 दिन से, 8 है 7 दिन से, इसलिए याद, 87 करके रख लो याद। साथ रह रहे हैं वो लोग, साथ रह रहे हैं, साथ से याद आ जाएगा, साथ रहते हैं इसलिए मजे करते हैं अरुणाचल, ऐसे सात अंतिम में आएगा, ऐसे करके हो जाएगा ये। 71 में क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हिमा और आंचल क्या है भाई, एक ही आदमी है क्या, कि सिंगल है, याद तो हो ही जाएगा, खतरनाक हो तुम लोग। स्टेट, यूनियन टेरिटरी, क्या अंतर है दोनों में, देखिए ये रिलेशन विद द, इसका रिलेशन दिया है दोनों का। तो रिलेशन विद द सेंटर इज फेडरल, है ऑटो सेटअप, ये सब दिया है, कुछ फिलोसफिकल बातें देख लीजिएगा। फैक्ट्स देखते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में दिया है फैक्ट। ओ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा यार, कभी कभी मेरा लैपटॉप भड़क जाता है, पीडीएफ को निराश कर देता है, देखा कैसे साइन आ गया था। तो ये टाइम लिखेगा, चलिए ठीक है।
जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2019 आया था, और ये फिर 370 को इसने अबॉलिश कर दिया और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट से क्या हुआ था, तो एक दो यूटी बना था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बाद में अभी दोनों भी यूटी है, लेकिन अब तो ये स्टेट लेजिस्लेचर भी हो गया, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर भी चल रहा है। ऑल ऑल डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट कारगिल और लेह, ये दोनों को बना दिया गया लद्दाख, और बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट को कश्मीर में रख दिया, और यूटी ऑफ लद्दाख बना दिया इसमें विदाउट लेजिस्लेचर, और कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को अंडर आर्टिकल 3 में रखा गया। हम्म। ठीक है, कारगिल और लेह दो याद रखेगा, ये कहाँ पे, कारगिल और लेह, ये दोनों लद्दाख में आ रहा है। दादर और नगर हवेली, अंडमान एंड द्वीप, ये दोनों मर्जर कर दिया गया, 2019 का ही एक्ट था, और यहाँ पे मर्ज करके एक दो यूटी इंटू वन कर दिया। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, हवेली में अब दमन होगा, सीधी सी बात। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल अगर बात करें तो यूनियन टेरिटरी का आर्टिकल, अगर बात भाग पहले बात कर ले तो भाग नंबर 8 है, और पार्ट इसका जो है आर्टिकल नंबर 239 के 241 239 ए में दिल्ली दिया हुआ, आपको पहले बताए थे। तो 239 से लेके 41 तक है टोटल आर्टिकल इसमें, 39 40 41 तीन ठो आर्टिकल दिया है। और फिर गवर्न बाय होता है यहाँ पे, ये 8 में दिया गया, कहाँ पे है ये, एडमिनिस्टर इस एडमिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, बाय एडमिनिस्ट्रेटर एज एन एजेंट नॉट हेड ऑफ द स्टेट, सिर्फ एजेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का, एलजी सब ये सब होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बनता है यहाँ पे, अपॉइंट फॉर द दिल्ली पुदुचेरी, जहाँ पर अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये देखिए इसके लिए लेफ्टिनेंट जनरल होता है, एलजी होता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख ये याद हो गया, दिल्ली के लिए याद हो गया, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार ये इसके लिए क्या होता है, लेफ्टिनेंट होता है। बाकी के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये चंडीगढ़ के लिए, दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप के लिए, ठीक है। यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, जैसे कि पुदुचेरी होता है, दिल्ली होता है, जम्मू कश्मीर होता है। एडवाइजरी कमीशन होता है, एडवाइजरी कमेटी जो बैठता है। देखो कैसे शासन किया जाता है, इस पे दो कमेटी बैठता है, तो एडवाइजरी कमेटी बैठता है, जिसका हेड जो है होम मिनिस्टर होता है, इसलिए यही अपना कानून बनाता है, विदाउट कोई लेजिस्लेचर इसमें हेल्प नहीं करता है, होम मिनिस्टर खुद ही कानून बना लेता है उन लोग के लिए। फिर एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी, दो आता है एडवाइजरी कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजरी कमेटी, ये भी चेयरमैन होता है इसका, यूटी का, चेयर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी। एडमिनिस्ट्रेशन एडवाइजरी कमेटी, इसका हेड होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो हेड होता है, लेकिन एडवाइजरी कमेटी का हेड होम मिनिस्टर होता है, याद रखिएगा। फिर प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी क्या होता है, प्रेसिडेंट कोई भी कानून बना सकता है या फिर रेगुलेशन ला सकता है, ये सब आइलैंड, ये सब यूटी के लिए, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब के लिए द सेम इफेक्ट एट पार्लियामेंट्री एक्ट, जैसा पार्लियामेंट में एक्ट आता है उसी तरीके से प्रेसिडेंट रेगुलेशन कर सकता है इन सब स्टेट का। हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन फॉर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसा है, याद रखें। यू देखिए दो चार दो एक दो यूनियन टेरिटरी कोई स्टेट में मर्ज करके उसका एक हाई कोर्ट बना दिया गया था, कब बना दिया गया था ये, 1900, कौन सा आर्टिकल था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 1956 का था। तो क्या है, पार्लियामेंट्री अथॉरिटी आप समझ चुके हैं। दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी बना, और इसका हाई कोर्ट जो है 1966 में बना था, याद रखिए। अदर जो है दादर एंड नगर हवेली, अंडमान द्वीप, ये दोनों बम्बई हाई कोर्ट में आते हैं। और अंडमान एंड निको अब तो एक ही हो गए ना, अंडमान निकोबार ये जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में आते हैं। छत चंडीगढ़ या पंजाब, जो बोले, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब हरियाणा के कोर्ट में आते हैं। लक्षद्वीप केरला के कोर्ट में आते हैं, और पुदुचेरी जो है मद्रास में आते हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो जो है एक ही, लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हाई कोर्ट है, दोनों एक में आते हैं। खत्म हो गया दोस्तों, खत्म ही होने वाला है, तुरंत थोड़ा सा और बना के रखिए। देखिए तीन जो लेजिस्लेचर जिसको हम दिए गए हैं, लेजिस्लेचर तीन यूटी को, उसके बारे में कुछ खास थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनियन स्टेटस का बात करें तो दिल्ली जो है 339 ए में आता है, पुदुचेरी 339 ए, डबल ए में दिल्ली आ रहा है, ए और एक तो ए में ये आ रहा है पुदुचेरी। इसका तो जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर रिवॉल्यूशनरी एक्ट के तहत इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, एक्ट के तहत ही आया था 2019 में। और सीट इन असेंबली,
असेंबली में सीट कितने हैं? दिल्ली के लिए 7 सीट है, 70 सीट है, और पुदुचेरी 33, और यहाँ पे टोटल 114 है, जिसमें 24 पीओ के लिए है। तो वर्तमान में 90 सीट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ 7 बैठ सकते हैं, 6 3 ये नहीं याद रखना आपको। लेजिस्लेटिव पावर कैसा है? रिजर्व पावर, गोल ऑफ लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल स्टेटस एंड यूनिक फीचर से दिया गया है, इतना भी खत्म हो गया अपना। सिटीजनशिप कल पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में दिया गया, और 5 से 11 तक दिया गया। टाइम अपना हो गया है कब ना, 1 घंटा 9 मिनट हो गया है। 1 घंटा 9 मिनट हो गया, तो कम से कम 15 15 20 मिनट रिवाइज अगर कर ले तो कोई हानि तो नहीं होगा, क्योंकि 2 चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। अब एक एक करके देखेंगे। प्रियम्बल देख लिए हैं आज, और फिर सिटीजनशिप कल से देखेंगे। तो यहाँ क्या था, ये तो दोनों पढ़ाए ही हैं अभी, तो ये दोनों का क्या ही रिवाइज करें। इससे पहले का आपको रिवीजन करा देते हैं। अगर आप देख रहे होंगे सही से, सच बता रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको मेरा वीडियो में। सिर्फ आप रोज 1 1.5 घंटा करके देखोगे, खत्म हो जाएगा आपका सब कुछ। क्या पढ़ाऊँ इसमें? इसमें पेन का यूज नहीं करेंगे। इसमें हाइलाइटर होता है क्या? अच्छा, हाँ, ऐसे वाला हाइलाइटर है, मिटाने वाला हाइलाइटर नहीं है। ऐसे करके एक होता है ना, जो कि लिखे और मिटा गया वो। चलो, ये शायद मैथ्स में होता है तो। ये सब आप जान रहे हैं फैक्ट्स, थोड़ा देख लेते हैं। डिमेरिट्स, इसमें कुछ खास रटने वाला तो था नहीं। आर्टिकल 74 75 अब तो सबको याद ही होगा ना। ये आर्टिकल तो याद है, 74 75 क्या कर रहा था, 163 64 क्या कर रहा था। यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा। यहाँ 75 में यह था कि प्रेसिडेंट जो है वो शपथ दिलाएगा प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सेम यहाँ पे गवर्नर कर देगा सीएम और काउंसिल ऑफ सीएम के साथ। ये याद होना चाहिए। और फिर ये आता है जो है नॉमिनल हेड कौन होता है, और जैसे कि जी डी जूरे हेड होता है, नॉमिनल हेड होता है 74 के तहत होता है, और कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। फिर डिफेक्टो हेड जो है 75 में कौन होता है? फिर प्राइम मिनिस्टर होता है। ये सब है नो कॉन्फिडेंस क्वेश्चन में से 75 है। और क्या देखिएगा इम्पोर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे। हाँ, ये चीज़ पूछता है बार बार, ये देख लेंगे। ये एप्पल जो है, एप्पल कौन बोला था? एप्पल क्या बोला था? एप्पल बोला था एक्सट्रीमली फेडरलिज्म इंडिया। मॉरिस क्या बोला था? बार्गेनिंग करते करते मर जाओगे यार तुम लोग, ऐसे बोला। आइवर्जेनिक्स क्या बोला था? कि स्ट्रॉन्ग सेंटर विद, नहीं, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग सेंटर। यहाँ सीधे ना सेंट्रल स्ट्रॉन्ग है, ये बोला था इसने। आइवर्जेनिक्स बोला था। और अलेक्जेंडर, ये तो अलग ही भाषा बोल रहा था, तो अलग ही, अलेक्जेंडर अलग है। ऑस्टिन ऑस्ट्रेलिया के लोग सहयोगी सहयोगी होते हैं। केसी वियरे तो सेमी फेडरल होता है, या फिर क्वाजी फेडरल बोला था बीएसजी ने। और संथानम क्या बोला था? के संथानम एक बाइज्ड है, ये फाइनेंशियल बाइज्ड है, यूनिटरी बाइज्ड है संथानम। या फिर इसको बोले थे धनानंद, याद रखिए। संथानम है, धनानंतम याद रखिए, धन वाला बात ये बोला था। अम्बेडकर जी इनडिस्ट्रक्टिबल ये वाला बात बोले थे, याद हो गया। और क्या बोलिएगा? और था क्या पेज? हाँ, और था इसमें फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर तो बार बार हम देख चुके हैं, 3 4 वीडियोस देख रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे। और फिर इसमें देखते हैं, पीछे से देख लेते हैं ना, क्या ही बार बार नीचे ऊपर करें। फिर यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया बेसिक फीचर कौन सा चीज़ है, ये सब तो। हाँ, ये देख लेते हैं। देखिए, पुट्टू स्वामी केस आधार केस हुआ था, जो कि 2017 का केस है, जिसमें ये बोला था कि प्राइवेसी जो है, एक तरह से राइट टू प्राइवेसी एक तरह से क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। केहलो केस है। केहलो केस किस लिए है कि ये जो है केहलो केस इसलिए है कि ये इसने बोला था कि 9th शेड्यूल को भी हम अब जुडिशियल रिव्यू में देखेंगे। एल चंद्रा चंद्रा यूनियन केस है, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक तरह से बेसिक फीचर है, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका? चंद्र भगवान बेसिक फीचर है, या फिर इंडिपेंडेंट है, इसे याद रखिए। वुमेन रॉ, वेमन रॉ 81 का केस है, आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। मिनरवा मेल केस 80 का है। 80 का मिनरवा, जिसमें कि बोला था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे का बेड रॉक है। और फिर 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवायलेट वो चेंजेस अंडर द 42वां कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी चेंज हुआ था उसको हटा दिया गया। और जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बताया था। ये बहुत अच्छा बात है, जुडिशियल रिव्यू एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है मिनरवा मिल केस में, याद रखिएगा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1968 में हुआ था। क्या बोल रहा हूँ मैं?
दिमाग दिमाग इधर से जाता है उधर। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 368 को ही अमेंड कर दिया। और कौन सा जो था कि 368 को अमेंड किया था, तो 24वां। इसमें क्या हुआ था, दो चीज हुआ था, देखेंगे अभी। पहला तो ये बोला था कि भाई प्रेसिडेंट जी एक के बार देंगे तो एक के बार में हमको तुम लौटा के दे देना बिल, मतलब असेंड करके दे देना। और बोला था कि लो भाई, हम जो है पार्लियामेंट के किसी भी चीज में हम चेंजेस कर सकते हैं। और 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसने चेंज कर दिया, बोला कि अगर हम 39 बी और सी में अगर कोई चेंजेस करने जाए तो तुम हमको डंडा लेके मत आ जाना कि भाई 14 में अंतर कर दिया तुमने, 19 में अंतर कर दिया तुमने, 31 किया था तुमने गलत कर दिया। ये सब चीज कहने मुझे नहीं आनी, सीधी सी बात है। और नेहरू जी, गांधी जी, मतलब इंदिरा गांधी, इंदिरा नेहरू, इंदिरा नेहरू गांधी मतलब केस 1975 का है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लेना है। 39वां अमेंडमेंट जो है, ये इलेक्शन जो है, इलेक्शन डिस्प्यूट जो है, हाँ याद रखिए। 39वां जो 75 का था, बोला था पीएम स्पीकर जो भी है, ये जो डिरेक्शन है वो बाहर रहेगा, केप्ट आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। इसमें इसका इलेक्शन बाहर रखेंगे हम 39वां 75 में। और केबीसी केस का फेमस केस है, कितना बार आपको इसके बारे में हम बताए हैं, जिसमें कि डिसीजन ओवर रूल कर दिया था गोलोकनाथ केस में, जिसने वो बताया था कि प्रियम्बल के बारे में ये बताया था। और ये सब चीज आपको पढ़े हैं बहुत बार। गोलकनाथ केस 1967, इसमें क्या बताया था, गोलकनाथ 67 में क्या बताया था, इसने बताया था क्या, शंकरी प्रसाद 1951 हुआ था सुप्रीम कोर्ट जो है। फंडामेंटल राइट जो है ट्रांसकेंडेबल है और इमिटेबल है, मतलब इसको कम नहीं किया सकता या फिर हटा नहीं सकता। एक लोकनाथ केस में बताया था कि इसमें चेंजेस नहीं कर सकते उसको, उसने केबीसी केस में जो है उसको ओवरराइड कर दिया था, हटा दिया था उस चीज का, ये ऐसा नहीं चेंजेस कर सकता है। शंकरी प्रसाद केस 1951 में था, पहला अमेंडमेंट होता है 1951 में। इसमें क्या हुआ था कि इसने बताया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, और ये फिर किया था शंकरी प्रसाद के मामला में। शंकरी प्रसाद का मामला क्या था, फंडामेंटल राइट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल वहां नहीं आया था तब तक। फिर कुछ ये अमेंडमेंट देख ले क्या, देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अमेंडमेंट देखना बहुत जरूरी है। 106 में है वन थर्ड रिजर्वेशन, 105 में है कि स्टेट को बोल दिया था कि इकोनॉमिक जो बैकग्राउंड है उसको तुम पहचान कर सकते हो, उसके लिए कानून बना सकते हो। और फिर 104 में है कि SC ST का रिजर्वेशन जो है सीट को एक्सटेंड कर दिया 20 साल के लिए, 2030 तक कर दिया गया था इसको, अंटिल 2030 तक कर दिया गया, बीच में 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। और डिसकंटिन्यूड कर दिया एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। 3 में EWS, 2 में है NCBC, आपको आएगा 338 का बी में। और फिर 101 में GST, और 100 में बांग्लादेश एग्रीमेंट वाला जो था, 99 में एनजेक था। और फिर 97 में क्या आया था, ये 97 आपको बताया था 2011 कोऑपरेटिव, याद रखिएगा सब कुछ याद आ जाएगा। कोऑपरेटिव के तहत जो यहाँ पे 9 का बी में चेंजेज हुआ था, DPSP में चेंजेज हुआ था, और आर्टिकल 19 में चेंजेज हुआ था। फिर आपको हम बताए थे 2003 नवासी, ये तीन ठो में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 74, 84, 86 और 89, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। 84 में क्या था, 2001 का 84 में, तो 82 याद रखिए, 82 में दो जोड़ दिया, 84 82 क्या था, डिलेशमेंट कमीशन, यही बात है, रीजन फैसिलिटी वाला बात था, जो कि 26 तक बढ़ा दिया गया। फिर 86, तो इसमें 26, 86 में जोड़िएगा। 86 में क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशन 86 कल याद दिलाए थे, ये 86 एजुकेशन याद रखिएगा तो सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा। बस 86 को एजुकेशन से आप रिलेट कर दे, EDUCATION, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाता है। तो एजुकेशन को आप इससे याद कर लिए, 86 से अगर रिलेट कर लीजिएगा सारा चीज का आपका मामला। 21 का एक, 45 आर्टिकल याद आ जाएगा, 51 का एक याद आ जाएगा, ये सब बातें हो जाएगी। फंडामेंटल ड्यूटी, न्यू फंडामेंटल ड्यूटी। फिर 86, 89 में क्या बोले थे, बाइफरकेट कर दिया गया था 89। नो, नो नो नो, यहाँ देखो, नो से याद रखोगे। नो, नो मतलब बोलेगा तुम तुम मेरे साथ रहोगे, इसने बोलेगा नो, क्या बोलेगा, नो। नो को मतलब नो, ऐसे याद रखें। नो मतलब 89, 89 मतलब 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसने बोला कि साथ रहोगे, इसने बोला नो, कौन साथ नहीं रहेगा, NC ST, NC ST NC SC, ये दोनों साथ नहीं रहेंगे, अब अलग अलग हो जाएंगे। अब समझ में आया, अब याद हो जाएगा 89 वाला। 86 एजुकेशन, 84 क्या बोले थे, डिएशन कमीशन,
चौहत्तर तिहत्तर एक साथ याद रखना है। इसमें तो आपको पता है क्या होता। पंचायती राज सिस्टम आया था। और इसमें क्या था, म्यूनिसिपैलिटीज आया था। ये 12th शेड्यूल था, 11th शेड्यूल था, इसमें 29 सब्जेक्ट, 18 सब्जेक्ट, ये सब चीजें तो पढ़े ही अपना लोग ने। फिर 69 याद रखना है। दिल्ली से है क्या, दिल्ली से है क्या, ये स्पेशल स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड दिल्ली, ये सब बात है दिल्ली के बारे में। और फिर 70 सीट, 6 सीट, ये सब है। 1991 में हुआ था, ये याद रखेगा। 61 में जो है क्या है, 61 में 21 से 18 कर दिया था वोटिंग राइट को। बस ये याद रखना आपको। 52 में 85, ये ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। फिर 91 2001 का जो है, 91 2001, यहाँ पे चेंजेस किया था और यहाँ पे मर्जर वाला टर्म को रखा था उसने। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 42वां, ये दोनों एक साथ याद रखना है। 44वां में जो भी गलती किया उसको, डैमेज को रिपेयर करने के लिए 44वां, 42वां में डैमेज रिपेयर तो 44वां में हुआ था। 42वां में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना चेंजेस कहीं भी नहीं हुआ था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। यहाँ सीस था, चेंजेज हुआ था। और फिर पार्ट 4 का ए ड्यूटी जोड़े थे, और न्यू डीपीएसपी को हमने जोड़ा था, जैसे कि 39 में कुछ चेंजेस किया था। फिर 39 ए जोड़ा था। फिर 43 ए जोड़ा था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क। 43 ए जोड़ा था, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन, डीपीएसपी और राइट, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था हमने। और फिर 2001 के सेंसस, रहने दीजिए ये सब बातें। और फिर क्या, और फिर कंकरेंट लिस्ट, फेडरलिज्म, ये 5, हाँ 5, ये बहुत जरूरी है। कंकरेंट लिस्ट का जो 5 सब्जेक्ट था, उसको हमने स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया था। और वो था एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, और एनिमल प्रोटेक्शन, एनिमल एंड, और क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और क्या, 43 छोड़ दिए। 44 को याद करने बोले थे, इंटरनल डिस्टरबेंस हटा करके आर्म रिविलियन कर दिया गया था यहाँ पे। ओनली ऑन द रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही कोई इमरजेंसी लगा सकता है। प्रॉपर्टी राइट को डिलीट करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया था। और 21, 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं आएगा, कोई भी इमरजेंसी लग जाए। फिर 39 था। और फिर 39 में आपको याद होगा 75 में कि यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा या फिर एसपी, ये सब के जो है डिसीजन को, मतलब इलेक्शन को 39 में ये सब के इलेक्शन को जो है कोर्ट के मामले से दूर रखा था। 36 और 35 एक साथ याद करने बोले थे आपको। यहाँ पे सिक्किम को बनाया गया था एसोसिएटेड, और यहाँ पे फुल फ्लेज स्टेट। यहाँ 10 शेड्यूल जोड़ा था, यहाँ 10 शेड्यूल हटा दिया था। और फिर 25 26 आपको एक साथ याद रखना था ना। नहीं, 26 याद रखिए, आपके पर्स में 26 रुपया था और वो भी कोई छीन लिया। 25 में आपको प्रीव्यू परचेस यहाँ था 26 में। 25 में आपको राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ है। नहीं, क्या था, लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी। और 39, हाँ 25 में ये था। 24 25 को एक साथ याद रखना। 24 को क्या करना था, 24 को क्या कहते हैं, एक बार कंसेंट दिए और एक ही बार में तुम मुझे कंसेंट दे दो, ये वाला बात था। पार्लियामेंट जो है कोई भी चीज अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहा। और 25 में उसने चेंज कर दिया। 39 बी और सी जो भी चेंजेस करने आएंगे, तुम 14 19 31 आर्टिकल का माला मेरे पास मत जपना, सीधी सी बात था। और क्या था, पुदुचेरी को 14 से हमने इनकॉर्पोरेट किया। और नम्मा जो था 60 का, वो इंडो पाक एग्रीमेंट, वो गिरफ्तारी केस 60 का याद होगा आपको। एंड नेहरू नून एग्रीमेंट 98 पे, 1998 में नेहरू नून एग्रीमेंट था। 56 में बहुत सारा चेंज हुआ था, 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल। जैसे कि क्या सब चेंजेस हुआ था, यहाँ पर गवर्नर दो दो स्टेट का गवर्निंग कर सकता था। एक हाई कोर्ट, दो से अधिक स्टेट का, 2+2 से अधिक ये था। 2 से अधिक स्टेट का ये हाई कोर्ट हो सकता था। और था, ये दो चीज तो मेन था। और कुछ ज्यादा तो था नहीं। फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशनल में था, जो गांधी नेहरू जी थे, और इसने सारा जो है कानून बना करके नवा शेड्यूल में रखा। और फिर आपको ये सब पता होगा, ये पता है सिंपल मेजोरिटी से कौन सा चेंजेस किया जाता है, ये सब आर्टिकल में सिंपल मेजोरिटी से चेंजेस किया जाता है। और सिंपल मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, इफेक्टिव में क्या घटाते हैं, सिर्फ वही घटाते हैं जो सीटें भरी नहीं हुई है अभी। और सिंपल एब्सोल्यूट मेजोरिटी में भी वही घटाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी में दोनों घटा देते हैं। सिर्फ फैक्ट है इधर। हमको उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे। अब मेरा एनर्जी भी डाउन होते जा रहा है ना। अच्छा है कि पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो पहले ये कर लेंगे, बाद में पढ़ेंगे, सारा एनर्जी इधर ही खत्म हो जाएगा। शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे, 10वां शेड्यूल दस्त हो गया, किस लिए दस्त हुआ था भाई। नहीं, भाग दस्त था यार वो। 10वां शेड्यूल अलग है, ये डिस्क्वालिफिकेशन था यहाँ पे। और यहाँ पे 52वां, 11th 12th तो एक तो याद हैगा। ये दोनों शेड्यूल हमने जोड़ा था किस लिए,
किस लिए जोड़ा था ये स्टेट मतलब पंचायती राज और ये म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। और नाइन्थ शेड्यूल किस लिए जोड़ा था, लैंड रिफॉर्म वाला बात था। एट शेड्यूल भाषा का था। और सेवन शेड्यूल था ये तीन चीज का यूनियन लिस्ट स्टेट करंट करंट लिस्ट है। सिक्स्थ और फाइव्थ एक साथ याद रखना है। इसमें शेड्यूल एरिया था। इसमें अदर शेड्यूल एरिया टीयर्स ऑफ ऑल टीएम करके इसको याद रखते हैं। फोर्थ में तो नंबर ऑफ सीट इन द राज्यसभा के बारे में बताया था। थर्ड और फोर्थ टीई टीईए मतलब एमोल्वेंट्स का बात आता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या एफर्मेशन का बात आता है। एफर्मेशन ओथ ओथ एफर्मेशन मतलब बहुत बड़ा आदमी है, कौन है, प्रेसिडेंट, इसके ओथ का बात करेंगे। इसके ओथ का बात करेंगे वाइट प्रेसिडेंट, इसके भी ओथ का बात नहीं करेंगे। एजी के ओथ का बात करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे इसका। सेकंड शेड्यूल में है इमोल्वेंट्स, इमोल्वेंट भत्ते की बात है। भत्ते की बात में पीएम को पीछे रखेंगे, भाई तू कम भत्ता ले। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कम भत्ता ले। एजी बोलेंगे कम भत्ता ले यार, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसको बोलेंगे तुम ज्यादा भत्ता ले। ऐसे करके हमने याद किया था। एक बार भाग देख लेते हैं। भाग 22 में क्या था, शॉर्ट अमेंडमेंट टाइटल था। 21 में क्या था, टेम्पोरल ट्रांजिशन था। 22 में सॉरी 20 में था अमेंडमेंट। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही देखेंगे। 18 में इमरजेंसी देखेंगे। 16 में देखेंगे। 16 में देखेंगे ऑफिशियल, सॉरी 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे। और फिर 15 में इलेक्शन। 14 का ए में था ट्रिब्यूनल्स था। और 14 में सर्विसेज था। 13 में ट्रेड था। तो 12 में फाइनेंस और फाइनेंस का जो सूट्स था ये सब था। 11 में रिलेशन था। और 10 में शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब था। 11 बी में 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी। 9 ए में म्यूनिसिपैलिटी। और 9 में पंचायत। 8 में यूनियन टेरिटरीज। और 7 में हटा दिया। और स्टेट 6 में। यूनियन 5 में। 4 का ए में फंडामेंटल ड्यूटी। 4 में था डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट था। 3 में सिटीजनशिप। ये सब तो हम देखे ही थे। तो ये सब देखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लेते हैं 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। ये देखे हुए थे यार। अब मेरा कमर जवाब दे रहा है। ठीक से 1 घंटा नहीं बैठ पा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तीसरा भी रिवीजन हो गया। और तीसरा अगर रिवीजन हो गया तो दूसरा उतना इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है पर ज़्यादा बार पढ़े हुए हैं इसको। एक्ट्स के बारे में बहुत जरूरी चीज़, मैं चाह रहा हूँ कि एक्ट्स आपको रटा दिया जाए, क्योंकि एक्ट से इतना क्वेश्चन आते हैं बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। 47 का एक्ट आपको याद होगा। 47 का पार्टीशन माउंटबेटन, याद होगा ये सब चीज़ें। डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है, गवर्नेंस चार्जेस। 47 से उतना पूछता नहीं है, 47 से पहले वाला का पूछता है। 35 का अगर देखें तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हालांकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 1919 में ही आ गया था। और यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का बात था। और यहाँ पे क्या था, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी या फिर ये सब बनाने का बात था। बर्मा जो है अलग कर दिया गया था। सिंध और ओडिया फिर से बना था। फेडरल कोर्ट बनाया था 37 में। और यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था फेडरल एंड द प्रोविंशियल यूपीएससी। यहाँ पीसीएस करके एस्टेब्लिश किया था, मतलब प्रोविंशियल वाला एस्टेब्लिश किया था। हालांकि फेडरेशन वाला जो था वो 26 में ही एस्टेब्लिश हुआ था। 1926 में ही 14% यहाँ पे फ्रेंचाइज बेट से हुआ था। और आरबीआई का स्थापना हुआ था। 14% तक वोट का राइट था। और ये फिर बाइकैम्परिज्म यहाँ पे था, जैसे कि लोअर हाउस अपर हाउस यही हमारा था। फेडरेशन में 49 सब्जेक्ट, रिवीजन ये सब सब्जेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे कम्युनल अवार्ड के बारे में 32 में देखते हैं, मैकडोनल्ड अवार्ड अवार्ड देने वाले थे। फिर यरवदा जेल में जो गांधी के साथ हुआ है। और फिर पुनः पैक्ट होता है। और क्या ये सब देखेंगे, और क्या सैमन कमीशन सब था। कोई यार भाई पहला दिन होगा तो बोलना भाई ऐसे पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बस रिवीजन है। आपके नज़रों से गुजार रहा हूँ, मैं बस पढ़ रहा हूँ पर आपकी नज़रों से गुजार रहा हूँ, क्या आपने ये रटा है। ये जज मत करना मेरा पढ़ाई से। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919 में आया था, याद रखिएगा। इतना ही बात याद रखिएगा। सिविल सर्वेंट्स का स्थापना हुआ था 26 में। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो था, प्रोविंशियल बजट को अलग कर दिया गया था बजट सेंट्रल बजट से। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो स्टेब्लिश हुआ था लंदन में 1919 में ही हाई कमिश्नर का स्थापना होता है। इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ था यहाँ पे, मतलब इसको एंग्लो इंडियन, अब तो इसको दलित के लोगों तक भी पहुंचा दिया गया था। दलित यहाँ नहीं आता, दलित 1935 में आया था। ये हो गया हाँ। और क्या, यहाँ देखिए 1919 में क्या हुआ था। प्रोविंस प्रोविंस में जो है डायरेक्टरी था उसको खत्म कर दिया गया था।
अब सेंटर में डायरेक्ट ला लिया था, और यहाँ पे और क्या हुआ था? रिजर्व सब्जेक्ट जैसे डायरेक्टली प्रोविंशियल डायरेक्टली था, यहाँ प्रोविंस में ही डायरेक्ट लाया था, इसको उलट दिया गया था वहां पे 35 में। प्रोविंस में ही डायरेक्ट लाया था, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर ये सब बांटा था। बाइकैमरेशनल स्ट्रक्चर यहीं से लाया था, अपर हाउस लोअर हाउस 35 का नहीं था वो, यहीं से था। तो तुरंत भूल जाते, जब हम भूल रहे हैं तो आप भी भूलिएगा, इसलिए मैं रटा रहा हूँ। ये मार्लियामेंटो एक्ट था 1909 का, मतलब 16 से 60 हो गया था, ये चीज आता है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब अलाउड नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी मेंबर्स वेरिड इन द प्रोविंसेस और डेलिबरेटिव, ये सब ठीक है। फादर ऑफ कम्युनल्स किसको बोलते हैं? मिंटो को। सत्येंद्र प्रसाद बोस पहला जो है एग्जीक्यूटिव का मेंबर बना था, वो लॉ मेंबर था। 1900, यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन बात कर लेते, दो जहाँ होगा ना अंतिम में, उसी वाला 92 वाला में होगा ये, है ना? इसी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। और एक चीज याद करने बोले थे आपको, एक चीज डिस्कस बजट, बजट डिस्कस, ये दो चीज याद रखिए आप। 61 में क्या बोले थे याद करने? यहाँ पे जो है इसको इसको जो है नॉमिनेट किया गया था। अब सर घूम रहा है यार मेरा, पूरा लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। कोई नहीं, मैं देख लूंगा इसको। अब देखते जाइए, मैं कर रहा हूँ ऊपर, और जल्दी से देखिए। अल्ठन में जो था, ये पहली बार जो है यहाँ पे गुड गवर्नेंस, और फिर लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम, ये क्राउन का रूल चलने लगा था, और यहाँ वायसराय पहली बार बनाया गया था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एस्टेब्लिश किया गया था, जो 15 मेंबर थे, ये सब चीजें। फिर 53 में देख लिया, 1853 में पहली बार यहाँ पे जो है व्यापार को खत्म कर दिया गया था। माफ करना यार, लग रहा है नहीं करा पाऊंगा। देख लो यार, ओपन कंपटीशन प्रपोज किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था यहाँ पे 1853 में इम्प्लीमेंट किया था, उससे पहले प्रपोज किया गया था 1933 में। बहुत सर घूमने लगा। तो उम्मीद है आप देखे होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये एक्ट्स वाला को, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगला हम चैप्टर कल करेंगे, मैं और कुछ बोल नहीं पाऊंगा। थैंक यू बहुत ज़्यादा, थैंक यू आप सभी को। आप प्लीज़ रिस्पॉन्स करें अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो। और ज़रूरी बात कि आप अगर, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी रिस्पॉन्स है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो पहले मुझे बताएं। और मुझे एडिटिंग थोड़ी आती नहीं है, तो प्लीज़ माफ़ करें यार एडिटिंग के लिए, कि मैं अगर बीच में कहीं रुक जा रहा हूँ, या तो थोड़ा और कुछ इशू आ रहा है, जैसे कि ये सब मैक वैक का, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और मैं बताया उस टाइम पे, तो मैं कोशिश तो ज़रूर करूँगा। मैं सीखने का कोशिश करता हूँ टाइम निकाल के, एडिटिंग कैसे सीखा जाता है। आज मैंने थोड़ा सा सीखा है, तो मैं कर लूँगा धीरे धीरे। पर कंटेंट तो मुझे लग रहा है सही जा रहा है, क्योंकि मैं फॉलो तोड़ नहीं रहा हूँ। थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू आप सबको।